लास्ट क्लास में हमने मिनरल्स के बारे में बात की थी और नाइट्रोजन साइकिल है उसको कंप्लीट किया था। हमने नाइट्रोजन साइकिल के अंदर एक प्रोसेस पढ़ी थी जिसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन टू टाइप से होता है, एक बायोलॉजिकली और दूसरा एबायोलॉजिकली। बायोलॉजिकली प्रोकैरियोट्स की हेल्प से होता है और जब प्रोकैरियोट्स की हेल्प से हम नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, बैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं बायोलॉजिकली, तो इसको बोला जाता है डाई एजोट्रॉपी। क्या बोला जाता है? डाई एजोट्रॉपी। फिर हमने बच्चे बात की थी आगे और उसमें समझा था अमोनिफिकेशन। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से डिकेइंग मैटर में जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को अगर आप कन्वर्ट कर देते हो अमोनिया में, तो क्या बोला जाएगा? अमोनिफिकेशन। और अमोनिफिकेशन करने वाले जो बैक्टीरिया थे वो 3 आपको बताए थे, बेसिलस वल्गेरिस, बेसिलस रेमोसस, बेसिलस माइकोइड्स, यही थे। उसके बाद में हमने बात की थी नाइट्रिफिकेशन के बारे में। अगर अमोनियस अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम? नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रिफिकेशन करने वाले 2 बैक्टीरिया थे, एक तो था बच्चों नाइट्रोसोमोनास और दूसरा था नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है एंड नाइट्राइट है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाला कौन है? नाइट्रोबैक्टर। उसके बाद में हमने बात की थी बच्चे डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में। अगर नाइट्रेट उस नाइट्रेट को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं तो प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डीनाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन करने वाले जो बैक्टीरिया उनके 2 आपको एग्जांपल बताए थे, एक तो था स्यूडोमोनास और दूसरा था थायोबैसिलस। ऑनलाइन वाले ऑडियो आ रहा है प्रॉपर? हेलो? हाँ। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नए चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चों यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ग्रोथ और दूसरा आ रहा है डेवलपमेंट। प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है उसके बारे में समझेंगे और प्लांट के डेवलपमेंट में डेवलपमेंट किसको बोला जाता है इसके बारे में बात करेंगे। जब प्लांट की ग्रोथ होगी तो क्या डेवलपमेंट होगा? अरे बोलो। लेकिन ओनली ग्रोथ से ही डेवलपमेंट नहीं होता है। अगर आप कंटिन्यूस सेल बनाते जाओगे और अगर वो इमेच्योर सेल ही रख रहे हो तो फिर डेवलपमेंट नहीं हो सकता। कहने का मतलब ग्रोथ के साथ में सेल्स को मेच्योर भी बनाना जरूरी होता है, तब क्या होगा बच्चे? डेवलपमेंट। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले किससे स्टार्ट करने जा रहे हैं? ग्रोथ से। एक्चुअल में ग्रोथ होती क्या है बच्चों? अगर सेल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, सेलुलर साइज है वो इंक्रीज हो रही है, या फिर बोलूं कि अगर सेल और सेल की साइज और मास इंक्रीज हो रहा है तो क्या बोला जाएगा? ग्रोथ। अब ग्रोथ, वो ग्रोथ रिवर्सिबल नहीं होता है, क्या होता है? इरिवर्सिबल। अगर एक बार बच्चे ग्रोथ हो गई तो फिर लाइफ के अंदर वो कम नहीं होगी। अगर अपनी बात करें और अपनी हाइट की बात करें तो आज अपनी जो हाइट है और हम अगर बात करें बुढ़ापे की तो उस टाइम तक क्या यही रहेगी या फिर कम हो जाएगी? यही रहेगी। कहने का मतलब ये है कि ग्रोथ अगर एक बार देखने को मिल गई तो फिर वो वापिस बच्चे कम नहीं होगी, यानी ग्रोथ क्या रहेगी? इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल नहीं होती है। अब ग्रोथ को अगर करवाना है तो ग्रोथ करवाने के लिए क्या होना चाहिए? मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रॉपर चलनी चाहिए, तभी क्या हो पाएगी? ग्रोथ। क्योंकि ग्रोथ करवाने के लिए सेल्स के नंबर इंक्रीज करने पड़ेंगे, मतलब सेल डिवीजन करवाना पड़ेगा। और आप सभी जानते हो सेल डिवीजन करवाने के लिए मेटाबॉलिक रिएक्शन का प्रॉपर रन होना जरूरी है। और जब मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है तो क्या कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म दोनों चलते? अरे बोलो। तो जब अगर प्लांट बॉडी के अंदर कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म प्रॉपर चलेगा तभी प्लांट बॉडी के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर बच्चों हम कोई वुड पीस है, उस वुड पीस को वाटर में डाल देते हैं तो क्या उसकी साइज इंक्रीज होती है? यस। उसको क्या बोलोगे आप? ग्रोथ बोलोगे या फिर कुछ और बोलोगे? अरे क्या उसको ग्रोथ बोलोगे या कुछ और बोलोगे? कुछ और बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? इम्बाइबिएशन। बच्चों वो ग्रोथ नहीं है, इम्बाइबिएशन है। और अगर उस वुड पीस को हम पानी से बाहर निकाल लेंगे और ड्राई कर लेंगे तो वापस क्या उसी शेप में आ जाएगा। कहने का मतलब ये प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल। और ग्रोथ कभी भी रिवर्सिबल नहीं होती।
यानी ग्रोथ जब भी होगी तो परमानेंट चेंजेज आएंगे, कोई टेम्परेरी चेंजेस नहीं आते। अब ग्रोथ के कैरेक्टर्स क्या क्या होंगे उनके बारे में बात करते हैं। मैं प्लांट ग्रोथ की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना किसकी बात कर रहा हूं, प्लांट ग्रोथ। तो प्लांट ग्रोथ और प्लांट ग्रोथ के कैरेक्टर्स क्या है? अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो प्लांट ग्रोथ बच्चों इनडिटर्मिनेट होती है, यानी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर प्लांट ग्रोथ चलती रहती है। तो मैं बोलूंगा प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। ये इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या है बच्चों? कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है प्लांट बॉडी के अंदर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इनडिटर्मिनेट। अनलिमिटेड ग्रोथ कैसे? जैसे अगर अपनी बात करें तो अपने अंदर एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन तक ही ग्रोथ होती है। अब कई लोग ये मत मान लेना कि अगर अपना मोटापा बढ़ रहा है तो ग्रोथ हो रही है, ये ग्रोथ नहीं है, ये क्या है, फैट डिपोजिशन। क्या है, फैट डिपोजिशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये बहुत सारी लेयर्स बन रही है, अगर इनको रिमूव करना है तो क्या करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज करूंगा तो ये फैट क्या हो जाएगा, डिजोल। अगर डिजोल हो जाएगा तो क्या बच्चे, मेरा जो ये सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा। अगर कम हो रहा है तो ये ग्रोथ नहीं हो सकती, यानी ये प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल। तो जब भी अपना अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे वो ग्रोथ नहीं है, क्या है, फैट डिपोजिशन। लेकिन प्लांट बॉडी की अगर बात करें तो प्लांट बॉडी, उस प्लांट बॉडी के अंदर कई ऐसे बच्चों पार्ट होते हैं जिनका गर्थ इंक्रीज होता है। जैसे अगर बात करें स्टेम की, और जैसे हम बात करें रूट की, अगर रूट और स्टेम का गर्थ इंक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे क्या हो रही है, ग्रोथ। वहां पे ग्रोथ होती है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ नहीं है। क्यों नहीं बोल सकते ग्रोथ? क्योंकि प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल, और ग्रोथ कभी भी रिवर्सिबल नहीं होती। अब हम बोल रहे हैं कि जो प्लांट ग्रोथ है वो प्लांट ग्रोथ क्या होती है, इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या है, अनलिमिटेड है, पूरी लाइफ में ही उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन बच्चों अपने अंदर एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन तक की ग्रोथ होती है, यानी एनिमल्स के अंदर पूरी लाइफ टाइम ही ग्रोथ नहीं होती, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन तक की क्या होती है, ग्रोथ। जैसे अगर अपनी बात करें तो अपनी लेंथ कब तक इंक्रीज होती है, बोलते हैं कि 18 ईयर तक क्या होती है, लेंथ इंक्रीज होती है। अगर कोई की हो रही है 24 ईयर तक तो वो एक्सेप्शन है, लेकिन बोला जाता है कि 18 ईयर तक। तो सभी में लगभग ग्रोथ में क्या आ गया है, सेचुरेशन। ग्रोथ का मतलब क्या है, यहाँ पर लेंथ इंक्रीज होना। अरे क्या इंक्रीज होना, लेंथ। अगर सेचुरेशन आ गया है तो अब क्या पूरी लाइफ में ग्रोथ होगी अपने में, नहीं, यानी अपनी हाइट अब इंक्रीज नहीं होगी। तो बताओ एक लिमिटेड पीरियड तक की ग्रोथ हो रही है तो इसको इनडिटर्मिनेट बोलेंगे, डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट। लेकिन बच्चों प्लांट के अंदर सूट और रूट पार्ट के ऊपर टिप पे एक मेरिस्टेम प्रेजेंट रहता है, वो एपिकल पार्ट पे प्रेजेंट रहता है, तो उसको बोला जाता है एपिकल मेरिस्टेम। अगर रूट टिप के ऊपर है तो बोला जाएगा रूट एपिकल मेरिस्टेम, और उसको शॉर्ट में बोल देते हैं राम। और अगर बच्चों सूट टिप के ऊपर है तो उसको बोला जाएगा सूट एपिकल मेरिस्टेम, तो उसको प्यार से बोल देते हैं श्याम। तो राम और श्याम के अंदर, दोनों के अंदर कंटिन्यूस डिवीजन की कैपेसिटी रहेगी, और कंटिन्यूस अगर डिवीजन की कैपेसिटी रहेगी तो पूरी लाइफ टाइम बच्चों इनके अंदर टिप के ऊपर डिवीजन होता रहता है। और अगर टिप के ऊपर डिवीजन होता रहता है तो लेंथ भी क्या होती रहती है, इंक्रीज। तो हम बोलेंगे कि एक प्लांट ऑन प्लांट के अंदर ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ एक लिमिटेड पीरियड तक नहीं होती है, अनलिमिटेड पीरियड तक होती है। होल ऑफ लाइफ के अंदर इसके अंदर क्या देखने को मिलेगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इसको क्या बोला जाएगा, इनडिटर्मिनेट। अगर बच्चों बात करें और प्लांट ग्रोथ के बारे में, तो प्लांट ग्रोथ होती है लोकलाइज्ड। क्या होती है, लोकलाइज्ड। मैं बोल रहा हूं प्लांट ग्रोथ इज लोकलाइज्ड। आप बोलोगे सर ये लोकलाइज्ड क्या है? एक फिक्स लोकेशन के ऊपर ही ग्रोथ होती है, एवरी पार्ट में ग्रोथ नहीं होती। जैसे हम अगर बात करें, ये प्लांट है फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है बच्चे, प्लांट। अब इस प्लांट के अंदर ये तो है रूट, और ये क्या है बच्चे, शूट। अब आप मुझे बताओ यहां पर इसके अंदर ग्रोथ कहां पर होगी? आप भी बता सकते हो कहां पे होगी? एक तो कहां पे होगी, रूट टिप पे, और दूसरी कहां होगी, शूट टिप पे। तो क्या लोकलाइज है, क्या फिक्स लोकेशन पे ही ग्रोथ होती है? ज्यादा से ज्यादा और कहां होगी बच्चों, स्टेम के लेटरल पार्ट में होगी। अगर लेटरल पार्ट में, इसके अलावा रूट, और रूट के भी क्या हो सकती है, लेटरल पार्ट में। अगर यही ग्रोथ हो रही है, यानी फिक्स लोकेशन के ऊपर ही ग्रोथ हो रही है, तो क्या बोला जाएगा, लोकलाइज्ड। यानी प्लांट ग्रोथ, और प्लांट ग्रोथ क्या होती है, लोकलाइज्ड। इसके अलावा बोला गया है कि प्लांट ग्रोथ होती है ओपन,
ये क्या है? क्या बोला गया है? प्लांट ग्रोथ इज ओपन। ओपन क्यों बोला गया है ये भी समझना जरूरी है बच्चों। ओपन का मतलब ये नहीं कि खुला पड़ा है। ओपन का मतलब ये है कि हमें पता है कि कौन कौन सी लोकेशन के ऊपर ग्रोथ होगी। जैसे अगर बात की जाए तो मैं बोल रहा हूं जहां पे मेरिस्टेम होगा क्या वहीं पे ग्रोथ होगी? अरे बोलो। फिक्स लोकेशन के ऊपर ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा। एवरी पार्ट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें रूट टिप शूट टिप के अंदर क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा? क्या लेटरल पार्ट के ऊपर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा? इसके अलावा बच्चों अगर हम देखेंगे मोनोकोट है तो मोनोकोट के अंदर इंटरनोड दिखते हैं। स्टेम के अंदर क्या दिखते हैं? इंटरनोड। जब नोड और इंटरनोड दिखते हैं तो नोड उस नोड के अपर साइड में प्रेजेंट रहता है एक मेरिस्टेम। क्या रहता है? मेरिस्टेम। उस मेरिस्टेम को बोला जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या बोला जाता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये भी क्या करता है? ग्रोथ करवाता है। और उसकी भी लोकेशन क्या है? फिक्स है कि वो कहाँ रहेगा? नोड के अपर साइड। लोअर साइड नहीं, कहाँ रहेगा? नोड के अपर साइड। अगर ऐसी लोकेशन फिक्स है और हम जान रहे हैं कि जहां जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वहीं वहीं पे ग्रोथ होगी, तो बताओ ग्रोथ ओपन है या क्लोज्ड है? ओपन। हम जान सकते हैं कि प्लांट के कौन से पार्ट में ग्रोथ होगी। हम बोल सकते हैं कि एपिकल पार्ट में होगी, लेटरल पार्ट के अंदर होगी। अगर मोनोकोट है तो क्या होगा? नोड और इंटरनोड की क्या करेगा? लेंथ इंक्रीज करेगा और लेंथ इंक्रीज करके स्टेम और सिस्टेम की लेंथ को क्या करेगा? इंक्रीज। अगर हम ये जान रहे हैं कि लोकेशन फिक्स है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो ग्रोथ ओपन रहेगी या क्लोज रहेगी? अरे ओपन रहेगी या क्लोज रहेगी? ओपन। ठीक है जी। उसके बाद में प्लांट ग्रोथ, उस प्लांट ग्रोथ को बच्चे टू टाइप में डिवाइड किया गया है। प्लांट ग्रोथ को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? टू टाइप में। प्लांट ग्रोथ टू टाइप की होती है। और टू टाइप की कौन कौन सी होती है? एक ग्रोथ को तो बोला जाता है बच्चे प्राइमरी ग्रोथ। क्या बोला जाता है? प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ किसको बोलेंगे? जो प्लांट उस प्लांट की लाइफ के अंदर इनिशियल स्टेज के अंदर ग्रोथ होती है उसको क्या बोलेंगे बच्चे? प्राइमरी ग्रोथ। और दूसरी होती है बच्चे सेकेंडरी ग्रोथ। जब प्लांट मेच्योर होने लगता है थोड़ा थोड़ा तो उसके अंदर अगर ग्रोथ देखने को मिल रही है सेकंड नंबर पे तो उसको क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी ग्रोथ। अब प्राइमरी ग्रोथ हो, प्राइमरी ग्रोथ कहां पर, कहां से होती है बच्चों? प्लांट उस प्लांट के अंदर सूट टिप और रूट टिप होता है। तो मैंने ये प्लांट बनाया है, ये इसकी क्या है बच्चे? रूट। और ये इसका क्या है? सूट। अब इस सूट टिप के ऊपर प्रेजेंट रहेगा सूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट टिप के ऊपर प्रेजेंट रहेगा बच्चे रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये सूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं। यानी प्लांटर्स प्लांट की क्या इंक्रीज करेंगे? लेंथ इंक्रीज करेंगे या गर्थ इंक्रीज करेंगे? लेंथ। तो बच्चे प्राइमरी जब ग्रोथ होगी तो क्या इंक्रीज होगी? लेंथ। अरे ठीक है। इसके अलावा जब हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर, सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर बच्चों लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। और जब लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है तो ये आप लोगों को डाइकोट के अंदर मिलेगा। किसके अंदर मिलेगा? डाइकोट। डाइकोट प्लांट और डाइकोट प्लांट के अंदर ही ऐसा देखने को मिलता है। और जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो कौन करवाएगा? क्या लेटरल मेरिस्टेम करवाएगा? अरे बोलो। और लेटरल मेरिस्टेम की पोजीशन देखेंगे तो ये बच्चे आपके सामने स्टेम बना है। अब इस स्टेम के अंदर लेटरल पार्ट के ऊपर जो मेरिस्टेम होता है उसको क्या बोला जाता है? लेटरल मेरिस्टेम। और ये लेटरल मेरिस्टेम है, ये लेटरल मेरिस्टेम करवाता है बच्चे ग्रोथ। और जब लेटरल मेरिस्टेम के नंबर इंक्रीज होंगे तो बच्चे प्लांट उस प्लांट की क्या इंक्रीज होगी? गर्थ। तो ये गर्थ इंक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो बताइए प्राइमरी ग्रोथ के अंदर क्या होगी? क्या प्लांट की लेंथ इंक्रीज होगी? और सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर क्या इंक्रीज होगा? गर्थ। यानी प्लांट की मोटाई है वो बढ़ेगी। अरे ठीक है। ये समझ में आया नहीं है? अरे प्राइमरी और सेकेंडरी समझ में आया नहीं है? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये आता है कि ग्रोथ क्या मेजरेबल है? क्या ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं? अरे बोलो। क्या ग्रोथ मेजरेबल है या नहीं है? तो मैं बोलूंगा ग्रोथ क्या है? मेजरेबल। यानी हम मेजर कर सकते हैं। मेजर कर सकते हैं तो कैसे? ग्रोथ कब होगी? अगर मैं बोलूं सेल और सेल का प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है तो क्या ग्रोथ हो रही है? अरे बोलो। प्रोटोप्लाज्म सभी जानते हो क्या होता है? सेल और सेल के अंदर प्रेजेंट जितना भी लिविंग लिविंग पार्ट के अंदर हम देखेंगे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, तो उसको क्या बोला जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म इस प्रोटोप्लाज्म को इंक्रीज कर रहे हैं
तो क्या बच्चे सेल और सेल की साइज इंक्रीज होगी, और अगर सेल की साइज इंक्रीज होगी तो हम बोलेंगे क्या हो रही है, ग्रोथ। लेकिन क्या प्रोटोप्लाज्म को मेजर करना आसान है? नहीं, प्रोटोप्लाज्म को मेजर करना इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान नहीं है तो हम बच्चे डिफरेंट डिफरेंट मेथड से ग्रोथ को मेजर करते। ग्रोथ को मेजर करने के लिए सबसे पहला तो पॉइंट ये कि एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको याद रखना है, ऑक्जेनोमीटर। क्या नाम बच्चे? ऑक्जेनोमीटर। यानी ऑक्जेनोमीटर की हेल्प से ग्रोथ को मेजर किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन अगर डायरेक्टली हम ग्रोथ को मेजर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? यानी प्लांट बॉडी का एनालिसिस करके भी हम ये चेक कर सकते हैं कि प्लांट के अंदर ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो कौन कौन से मेथड है जिनसे हम डायरेक्टली प्लांट बॉडी को हम देख के बता सकते हैं कि इस प्लांट के अंदर ग्रोथ हो रही है फिर नहीं हो रही है? पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर इंक्रीज हो रहा है बच्चे, इंक्रीज हो रहा है ड्राई वेट एंड फ्रेश वेट। अगर उस प्लांट का फ्रेश वेट इंक्रीज हो रहा है और ड्राई वेट इंक्रीज हो रहा है तो बताओ प्लांट बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है? अरे बोलो, सीधा सीधा है। अगर ड्राई वेट इंक्रीज हो रहा है या फिर बोलो फ्रेश वेट इंक्रीज हो रहा है तो प्लांट बॉडी के अंदर क्या हो रही है? ग्रोथ। आप सभी जानते हो फ्रेश वेट क्या होता है। अगर हम फ्रेश टिश्यू लेके अगर उसका वेट ले लेंगे तो क्या होगा? फ्रेश वेट। और अगर इस टिश्यू में से वाटर को इवेपोरेट करवा के अगर वेट लेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? ड्राई वेट। अरे समझ तो पा रहे हो? सुबह सुबह ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे रिसेप्टर बंद हो रहे हो, ओपन तो है ना? हाँ तो ठीक। उसके बाद में अगर देखें बच्चों, उस प्लांट की हम लेंथ को अगर चेक करें तो मैं बोल रहा हूँ लेंथ इंक्रीज हो रही, तो मैं बोल रहा हूँ इंक्रीज इन लेंथ। लेंथ के अंदर अगर इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है तो भी क्या ग्रोथ हो रही है? अब लेंथ इंक्रीज हो रही है तो किससे चेक करें? इजीली हम कैसे चेक कर पाएंगे कि लेंथ इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही? अपन अगर देखेंगे तो रैपिडली बच्चों लेंथ इंक्रीज होती हुई नजर आती है पोलन ट्यूब में। कहां पे? पोलन ट्यूब में। हमने इनिशियली देखा कि पोलन ट्यूब की लेंथ क्या है, और बच्चों आफ्टर सम टाइम देखा कि पोलन ट्यूब की लेंथ क्या है। क्या चेंजेस मिलेंगे? और चेंजेस मिलेंगे तो हम बोलेंगे लेंथ के अंदर क्या हो रहा है? इंक्रीजमेंट। अगर इंक्रीजमेंट हो रहा है तो प्लांट बॉडी में क्या हो रही है? ग्रोथ। तो बच्चे लेंथ को चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं? अरे बोलो, अरे बोलो, क्या पोलन ट्यूब लेंथ क्या चेक करते हैं? पोलन ट्यूब लेंथ। अगर पोलन ट्यूब लेंथ को चेक करेंगे तो क्या देख सकते हैं अपन? इंक्रीज इन लेंथ। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे कि अगर सेल इंक्रीज हो रहा है, सेल नंबर, इंक्रीज इन सेल नंबर, सेल नंबर अगर इंक्रीज हो रहे तो भी क्या ग्रोथ होगी? अब सेल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये कैसे चेक करें? ये चेक कर सकते हैं बच्चे मेज प्लांट में। किसके अंदर? मेज प्लांट में। सभी ने नाम सुना है मेज का? मेज कौन सा प्लांट होता है? C4 होता है या C3 होता है? हैं? पक्का ना? ठीक है, कौन सा होता है? C4। अब मेज प्लांट की रूट है, उस रूट की टिप को क्या बोलेंगे? क्या रूट एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे? रूट एपिकल मेरिस्टेम के ऊपर बच्चे मेज के अंदर रेपिडली डिवीजन देखने को मिलता है, और रेपिडली डिवीजन में देखने को मिलता है तो पर आवर कितनी सेल फॉर्म हो जाती? वहां पे पर आवर बच्चों सेल इंक्रीज हो जाती है 17,500। अरे कितनी? 17,500 सेल्स पर आवर फॉर्म होती है। कहां पे? एपिकल, रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑफ मेज, रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑफ मेज। उस मेज के रूट एपिकल मेरिस्टेम है, वहां पे पर आवर कितनी सेल इंक्रीज हो जाती है? 17,500। तो क्या बच्चों अगर सेल्स के नंबर इतने रेपिडली इंक्रीज हो रहे तो क्या वहां पे हम आइडिया लगा सकते हैं कि सेल नंबर इंक्रीज हो रहे? अरे बोलो, तो आपसे पूछा जाए कि सेल के अगर नंबर इंक्रीज होते हैं तो क्या ग्रोथ होती है? और फिर आपसे पूछा जाए कि इसको मेजर कैसे करेंगे, तो मेजर करने के लिए प्लांट में हम डायरेक्टली देखेंगे तो क्या देखेंगे? क्या मेज उस मेज की रूट में एपिकल मेरिस्टेम में उनके नंबर देखेंगे? अरे बोलो। उसके बाद में नेक्स्ट जो मेथड है वो है कि बच्चे इंक्रीज इन सेल साइज एंड वॉल्यूम। अगर बच्चों वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और सेल साइज इंक्रीज हो रही है तो भी क्या ग्रोथ बोलेंगे? अरे बोलो। अब इसको कैसे चेक करेंगे? सबसे बच्चे रेपिडली वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए हम देख सकते हैं वाटरमेलन में। आप लोग देख भी पाते हो, अगर वाटरमेलन बच्चों अभी फॉर्म हुआ है प्लांट बॉडी के ऊपर,
प्लांट बॉडी के ऊपर अगर इनिशियली वाटरमेलन का जो फ्रूट है वो फॉर्म हुआ है और उसके अंदर अगर हम चेंजेस देखेंगे तो बहुत रेपिडली चेंजेस होते हैं, उसकी साइज और साइज बहुत रेपिडली इंक्रीज होती है। अगर रेपिडली इंक्रीज होती है तो उसके अंदर सेल और सेल का वॉल्यूम भी बच्चों क्या होता है, इंक्रीज। और सेल का वॉल्यूम कितना इंक्रीज होता है, 3.5 लाख टाइम्स। वाटरमेलन है, उस वाटरमेलन के अंदर 3.5 लाख यानी 3.5 लाख टाइम्स वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज सेल का। इनिशियल देखेंगे और फाइनल देखेंगे जब मेच्योर होने के बाद में, तो दोनों में डिफरेंस क्या मिलेगा, क्या बहुत ज्यादा मिल रहा है। अगर इतना ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो क्या हम वॉल्यूम देख के भी आइडिया लगा सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है। अरे बोलो। नेक्स्ट है बच्चों, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। क्या, सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है प्लांट का तो भी क्या ग्रोथ हो रही है। और सरफेस एरिया इंक्रीज होगा ये कहां से आइडिया लगा सकते हैं, क्या बच्चे, लीफ के सरफेस एरिया से। अरे बोलो। तो अगर लीफ और लीफ के सरफेस एरिया में चेंजेस हो रहे हैं तो हम चेक कर सकते, जैसे लीफ ली हमने इनिशियली और इस लीफ की साइज ये थी, आज ये, और एक वीक के बाद में इसका सरफेस एरिया चेक करेंगे तो क्या बच्चों इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे इसके अंदर क्या हो रही है, ग्रोथ। अरे क्या हो रही है, ग्रोथ। अगर बच्चों और देखें तो इंक्रीज इन गर्थ। अगर गर्थ इंक्रीज हो रही है प्लांट की तो भी क्या ग्रोथ हो रही है। और ये गर्थ किसके अंदर इंक्रीज होगी, मोनोकॉट में या डाइकोट में, डाइकोट में। मोनोकॉट में नहीं, किसके अंदर, डाइकोट। क्यों, क्योंकि बच्चे मोनोकॉट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, डाइकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और जहां पर सेकेंडरी ग्रोथ होगी क्या वहीं पे गर्थ इंक्रीज होगी। इधर ध्यान दो, जहां पे सेकेंडरी ग्रोथ होगी क्या वहीं पे गर्थ इंक्रीज होगा। और सेकेंडरी ग्रोथ किसके अंदर होती है, डाइकोट में। और अगर हम बच्चों गर्थ इंक्रीज होते हुए देखना चाहते हैं तो क्या स्टेम ऑफ डाइकोट एंड स्टेम ऑफ रूट है, उनके अगर गर्थ में इंक्रीजमेंट देख लें तो क्या गर्थ इंक्रीज होते हुए देख सकते हैं। अरे बोलो। तो ये भी आपको याद रखना है, गर्थ इंक्रीज होती है, इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, डाइकोट, स्टेम एंड रूट गर्थ इंक्रीज। अब देखो आप सोच रहे होंगे ये क्यों बता रहा हूं, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि इंक्रीज इन सेल साइज एंड वॉल्यूम। अगर इंक्रीज हो रहा है सेल साइज के अंदर और वॉल्यूम में तो आप प्लांट के अंदर क्या ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और उसकी सेल की साइज इंक्रीज हो रही है। ये एग्जाम्पल जितने भी मैंने दिए ये कहाँ पे लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी में। इसलिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और अपने को पता रहना चाहिए कि किसका किससे हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अगर सेल की साइज इंक्रीज हो रही है तो क्या वाटरमेलन देखेंगे। अरे बोलो। और अगर सेल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑफ मेज रूट। और इसके अलावा ये देखो, ये नंबर भी आप लोगों को याद में रखने कि 17,500 पर आवर, ठीक है। उसके अलावा सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो क्या देखेंगे, लीफ सरफेस एरिया। अरे ठीक है, ये समझ में आया नहीं आया, चलो आगे चलते। और नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रोथ फेजेज, या फिर बोले फेजेज ऑफ ग्रोथ। एनसीईआरटी में जो 200 नंबर पेज पे दे रखा है उसका मैं आपको बता देता हूं। उसमें लिख रखा है कि जब भी एपोप्लास्ट मूवमेंट होती है तो मोस्टली पैसिव होती है। गलत लिख रखा है, मोस्टली क्या होती है, पैसिव। एपोप्लास्ट मूवमेंट, एपोप्लास्ट मूवमेंट तो सही बोला है उसने, एपोप्लास्ट मूवमेंट तो सही बोल रहा है। एपोप्लास्ट मूवमेंट हो किसके थ्रू होती है, सेल वॉल के थ्रू होती है। और सेल वॉल के थ्रू होती है तो उसके अंदर कोई प्रोटीन कैरियर यूज में नहीं आता, वो सिंपल डिफ्यूजन से होती है। और अगर सिंपल डिफ्यूजन से हो रही है तो हम बोलेंगे वो कैसे हो रही है, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है। लेकिन जब अगर मेम्ब्रेन के थ्रू होगा तो फिर प्रोटीन कैरियर यूज में आएंगे, वो सेलेक्टिव कंडीशन रहेगी। सेलेक्टिव पोर्स के थ्रू ही होगा जब भी मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। और जब मेम्ब्रेन के
मोस्टली कैसे रहेगा, एक्टिव। हमने ये नहीं बोला है कि पैसिव नहीं होता है, हमने ये भी बोला है पैसिव भी होता है, लेकिन मोस्टली कैसा होता है, एक्टिव होता है। चलिए आगे बात करते हैं। और बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आता है फेजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के फेजेस देखने हैं। अगर फेज देखने हैं ग्रोथ के तो क्या ले, या तो बच्चों सूट एपिकल पार्ट ले, या फिर क्या ले, रूट एपिकल पार्ट। यानी या तो सूट टिप ले या फिर क्या ले, रूट टिप। हम समझने के लिए क्या ले लेते हैं, रूट टिप। मैं बच्चों एक रूट टिप ले रहा हूं, और रूट टिप लेके ये पूरा की पूरी रूट है, और उस रूट के अंदर हम लेंगे तो कौन सा पार्ट ले रहे हैं, टिप पार्ट ले रहे हैं। तो ये रूट है, और इस रूट के अंदर ये पार्ट क्या हो गया, क्या टिप हो गया। और इस रूट के टिप के ऊपर एक केप प्रेजेंट रहती है। क्या प्रेजेंट रहती है, केप। इसको बोला जाता है बच्चे रूट कैप। क्या बोला जाता है, रूट कैप। इसको रूट कैप बोला जाता है। और यहां पर हम देखेंगे पीछे की तरफ, तो यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं बच्चे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उनको बोला जाता है रूट हेयर्स। और आप सभी जानते हो रूट हेयर्स का फंक्शन क्या होता है, क्या वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, वाटर एंड मिनरल ऑप्शन। मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड वाटर एब्जॉर्प्शन किसका फंक्शन रहेगा बच्चे, रूट हेयर्स। अब देखो, जब इस रूट को हम देखेंगे, या फिर हम सूट ले रहे हैं, कोई सा भी पार्ट ले रहे हैं, समझने के लिए क्या ले रहे हैं, रूट। इसके अंदर जब हम देख रहे हैं ग्रोथ होती है, तो टोटल 3 फेजेस में ग्रोथ होती है। वो 3 फेजेस कौन कौन से, एक फेज को बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक फेज, एक फेज को बोला जाता है इलोंगेशन फेज, और एक फेज को बोला जाता है मैच्योरेशन फेज। अब तीनों फेजेस के अंदर होता क्या एक्चुअल में वो समझना है। ये बच्चों टिप पार्ट है, और टिप पार्ट के ऊपर प्रेजेंट रहती है मेरिस्टेमेटिक सेल। कौन सी सेल रहती है, मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट रहती है टिप पार्ट के ऊपर। और टिप पार्ट में अगर मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट है, तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल का क्या है, जोन है। अगर मेरिस्टेमेटिक सेल का जोन है, तो इस फेज को बोला जाएगा बच्चे मेरिस्टेमेटिक फेज। क्या बोला जाएगा, मेरिस्टेमेटिक फेज। यानी जो आपको ये ब्लू कलर से सेल का एक रीजन दिखाया है, इस रीजन के अंदर कौन सी सेल है बताओ, अरे कौन सी सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल। अगर मेरिस्टेमेटिक सेल है, और ये मेरिस्टेमेटिक सेल का एक रीजन बन रहा है, इस रीजन को क्या बोला जाएगा बच्चे, मेरिस्टेमेटिक फेज। अरे क्या बोल दिया जाएगा, मेरिस्टेमेटिक फेज। ये जो मेरिस्टेमेटिक फेज है, इस मेरिस्टेमेटिक फेज के अंदर जो सेल्स है वो कौन सी है, मेरिस्टेमेटिक। और मेरिस्टेमेटिक सेल की अगर साइज देखेंगे, तो ये स्मॉल इन साइज होती है। अरे कैसी होती है, स्मॉल इन साइज। सेल्स और सेल्स बच्चों स्मॉल इन साइज होती है। सेल्स अगर स्मॉल इन साइज है, तो क्या ये ग्रोथ करेंगी, क्या इनके अंदर डिवीजन होगा, यस। मेरिस्टेमेटिक सेल की खास बात यही होती है कि वो स्मॉल साइज के होने के बाद में भी उनके अंदर क्या होता है, डिवीजन। और एक अगर कंटिन्यूस डिवीजन करेगी, तो बच्चों इनकी अगर स्मॉल साइज है, तो इन सेल्स के बिटवीन क्या इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। यानी मेरिस्टेमेटिक फेज के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस है, वो इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, एब्सेंट। एब्सेंट क्यों होता है, क्योंकि सेल्स की साइज क्या होती है, स्मॉल। सेल्स की साइज स्मॉल होती है, तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। इसके बाद में और देखा जाए, तो इनके अंदर बच्चों डिवीजन की कैपेसिटी प्रेजेंट रहती है मेरिस्टेमेटिक फेज में, क्योंकि सेल्स कौन सी है, मेरिस्टेमेटिक। अगर डिवीजन की कैपेसिटी रहती है, तो प्राइमरी वॉल प्रेजेंट रहेगी या सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी वॉल इनके अंदर रहती है एब्सेंट। याद रखना, ओनली कौन सी वॉल मिलती है, प्राइमरी वॉल। और आप जानते हो ग्रोथ के लिए कैपेबल वॉल कौन सी होती है, प्राइमरी वॉल। सेकेंडरी नहीं होती, कौन सी होती है, प्राइमरी वॉल। अगर हम बात करेंगे और, तो बच्चों इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। क्या होता है, डेंस। अब आप बोलोगे डेंस क्यों होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। अब बच्चों डेंस साइटोप्लाज्म इसलिए होता है क्योंकि ये स्मॉल स्मॉल सेल ही डिवीजन करती है। तो अगर स्मॉल स्मॉल सेल ही डिवीजन करती है, तो क्या साइटोप्लाज्म को इंक्रीज तो करेगी।
अरे बोलो, साइटोप्लाज्म तो इंक्रीज कर रही है, लेकिन साइटोप्लाज्म के साथ में सेल की साइज इंक्रीज नहीं हो रही। तो साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा है, अगर बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म है तो क्या बोला जाएगा, डेंस। इसके अंदर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस की साइज भी होती है बच्चे लार्ज, तो मैं बोलूंगा लार्ज न्यूक्लियाई होता है। क्या होता है, लार्ज न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है बच्चे, न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियाई बोल रहे हैं तो प्लूरल वर्ड यूज में ले रहे हैं, सिंगुलर, प्लूरल। अरे क्या ले रहे हैं, प्लूरल, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक फेज के बारे में बात करें तो कोई एक सेल के बारे में बात नहीं करे, मेनी सेल्स के बारे में बात करें, तो इनके अंदर क्या रहेगा, क्या लार्ज न्यूक्लियाई होगा। अरे बोलो, अगर लार्ज न्यूक्लियाई है तो इसका रीजन क्या है। आप सभी जानते हो जब डिवीजन करना होता है तो क्या डीएनए रेप्लिकेशन करना होता है। अगर डीएनए रेप्लिकेशन ये कंटिन्यूस करती रहेंगी न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस लार्ज होगा या स्मॉल होगा, लार्ज। अरे ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक फेज के अंदर कौन सी सेल मिलती है, मेरिस्टेमेटिक सेल। और मेरिस्टेमेटिक सेल है उनकी साइज क्या होती है, स्मॉल। इनके अंदर हम देखेंगे तो इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, एब्सेंट। इनके अंदर प्राइमरी वॉल होती है, प्रेजेंट। बच्चों डेंस क्या रहता है, साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस की साइज क्या होती है, लार्ज। अरे ठीक है, अब जब डिवीजन होता जाता है तो नंबर्स के सेल नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, सेल्स के नंबर इंक्रीज होते जाएंगे और सेल्स के नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। और सेल को अगर बच्चे मेच्योर नहीं बनाया तो प्लांट बॉडी का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि हम बोलते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल का एक ही फंक्शन होता है, रात दिन डिवीजन करना। डिवीजन के अलावा इनका और कोई फंक्शन नहीं होता। अगर ये रात दिन डिवीजन ही करती रहती है तो फिर प्रॉब्लम है। रात दिन अगर ये डिवीजन ही करती रहेंगी और कोई फंक्शन ही परफॉर्म नहीं करेंगी तो क्या प्लांट बॉडी, इस प्लांट बॉडी के अंदर प्रॉपर फंक्शन रन हो पाएंगी, नहीं। बच्चों कुछ सेल्स है, उन कुछ सेल्स को मॉडिफाइड किया जाता है, जैसे रूट टिप और शूट टिप के ऊपर सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन कौन सा होता है, माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा, माइटोसिस। और जब माइटोसिस होगा तो माइटोसिस के रिजल्ट से कितनी सेल बनती है, 2 सेल। एक सेल है, वो एक सेल तो बच्चों कंटिन्यूस डिवीजन करती रहेगी, और जो दूसरी सेल बनी है उसको परमानेंट सेल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब डिफरेंशिएट बना देते हैं। अगर उसका डिफरेंशिएशन करना है, जिस सेल का डिफरेंशिएशन करना है, उस सेल को कहां भेजेंगे, पीछे की तरफ। और जब पीछे की तरफ भेजेंगे बच्चों, अवे फ्रॉम टिप भेजेंगे, तो अवे फ्रॉम टिप भेजेंगे तो यहां पर वो सेल्स आएगी। और सेल्स बच्चों यहाँ पीछे की तरफ आएगी तो इनकी साइज, और साइज को किया जाता है इंक्रीज। जब साइज को इंक्रीज किया जाता है तो बच्चे यहाँ पर ग्रोथ सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और जब ग्रोथ सबसे ज्यादा देखने को मिलती है तो इस फेज को बोला जाता है इनलोंगेशन फेज। अरे क्या बोला जाता है, इनलोंगेशन फेज। और जब बच्चों सेल और सेल को डिफरेंशिएशन करने के लिए मेरिस्टेमेटिक सेल को पीछे की तरफ पुश किया गया तो वो सेल इनलोंगेट हुई है। अब इनलोंगेट होने का रीजन क्या है, जब मेरिस्टेमेटिक सेल देखोगे तो मेरिस्टेमेटिक सेल है उसके अंदर बच्चे वैक्यूल रहता है एब्सेंट। मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर वैक्यूल क्या होता है, एब्सेंट। बता रखा है मैंने पहले ही आपको सेल बायोलॉजी के अंदर, मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर वैक्यूल एब्सेंट होता है। तो फिर बच्चे जब हम जाएंगे पीछे की तरफ यानी इनलोंगेशन फेज के अंदर, तो इनलोंगेशन फेज के अंदर वैक्यूलेशन को किया जाता है इंक्रीज। आप बोलोगे वैक्यूलेशन क्या होता है, बच्चे अगर वैक्यूलस वैक्यूल की साइज को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या इंक्रीज कर रहे हैं, वैक्यूलेशन। तो वैक्यूलेशन इंक्रीज कहां पे किया जाता है, इनलोंगेशन फेज में। अगर वैक्यूल की साइज को इंक्रीज करेंगे तो क्या सेल की साइज भी इंक्रीज होगी। अरे बोलो, इसके अलावा बच्चे न्यू सेल वॉल डिपोजिशन किया जाता है। इसके अलावा और बोले तो क्या होता है, एनलार्जमेंट। सेल और सेल का क्या रहेगा बच्चे, एनलार्जमेंट। अगर सेल और सेल का एनलार्जमेंट हो रहा है या फिर बोलो सेल एनलार्जमेंट हो रहा है तो क्या सेल की साइज इंक्रीज हो रही है। भाई वैक्यूलेशन इंक्रीज होगा तो क्या सेल एनलार्जमेंट होगा। अरे बोलो, सेल की साइज क्या होगी, इंक्रीज। साथ में न्यू सेल वॉल का डिपोजिशन होता है। क्या बोल रहा हूं, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन। न्यू सेल वॉल डिपोजिशन का मतलब क्या है, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन का मतलब यह है कि जब मेरिस्टेमेटिक फेज के अंदर सेल थी तो उनके अंदर ओनली क्या प्राइमरी वॉल थी। अरे कौन सी थी, प्राइमरी वॉल। जब इनलोंगेशन फेज में जाएगी वही मेरिस्टेमेटिक सेल, तो उस मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर हम प्राइमरी वॉल के इनसाइड कौन सी वॉल डिपॉजिट करने लगेंगे, सेकेंडरी। यानी यहाँ पे सेकेंडरी वॉल है वो फॉर्म होने लगती है। तो सेकेंडरी वॉल कौन से फेज के अंदर फॉर्म होने लगती है, इनलोंगेशन। अरे ठीक है, अब जब बच्चों डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है तो कहां पर स्टार्ट होता है ये भी हमने समझना है।
डिफरेंशिएशन एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ पे होता है? इनलोंगेशन में। और जब डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा तो सेल कहाँ चली जाएगी? मेच्योर हो जाएगी। और अगर मेच्योर हो जाएगी तो मेच्योर होने के बाद में सेल को देखेंगे तो उसको बच्चे देखेंगे कहाँ पे? इनलोंगेशन फेज के बाद में। अगर इनलोंगेशन फेज के बाद में मेच्योर सेल को वो देखते हैं तो यहाँ पर पूरी की पूरी सेल कौन सी रहेगी? मेच्योर या इमेच्योर? मेच्योर। तो इस फेज को नाम दिया गया है मेच्यूरेशन फेज। क्या बोला गया है? मेच्यूरेशन फेज। और मेच्यूरेशन फेज के अंदर हम देखेंगे तो क्या होगा बच्चों? सेल वॉल और सेल वॉल की हो जाएगी थिकनिंग। क्या हो जाएगी? थिकनिंग। तो मैं बोलूंगा थिकनिंग ऑफ सेल वॉल। थिकनिंग ऑफ सेल वॉल का मतलब क्या है? सेल वॉल और सेल वॉल के ऊपर बच्चों अदर कंपोनेंट है वो डिपोजिट होने लगेंगे। जैसे अगर बात करें सुबेरिन क्यूटिन, सुबेरिन और सुबेरिन का डिपोजिशन होने लगेगा। अगर सेल वॉल के ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन होने लगेगा तो क्या सेल वॉल डेड होने लगेगी? अरे बोलो। अगर मैं बोलूं कि आपको ट्रेकिड और ट्रेकिड की सेल बनानी, कौन सी? जाइलम की ट्रेकरी सेल बनानी। अगर जाइलम की ट्रेकरी सेल बनानी है तो उनको मॉडिफाइड करना पड़ेगा। अगर मॉडिफाइड करना पड़ेगा तो स्टार्टिंग में बनाएंगे तो कहां बनाएंगे? क्या मेरिस्मेटिक फेज में? मेरिस्मेटिक फेज में बनाने के बाद में क्या सेल को इनलोंगेट करेंगे? इनलोंगेट करने के बाद में बच्चों उसको क्या किया जाएगा? मेच्योर। अब अगर उसको मेच्योर करना है तो क्या बनाना है? क्या ट्रेकरी सेल बनाना है? उसको उसी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाइड। तो सेल वॉल और सेल वॉल को क्या करना पड़ेगा? थिक करना पड़ेगा या थिन करना पड़ेगा? थिक। और थिक करेंगे तो क्या करेंगे? सेकेंडरी वॉल के ऊपर डिपॉजिट करने लग जाएंगे वो बच्चे क्या? सुबेरिन। और जब सुबेरिन डिपॉजिट करने लग जाएंगे तो सेल वॉल हो जाएगी इम्परमिएबल। और जब इम्परमिएबल हो जाएगी तो बताओ प्रोटोप्लाज्म पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म क्या डेड हो जाएगा? अरे बोलो। तो बोल रहा हूं थिकनिंग ऑफ सेल वॉल कहां पे होती है? मैच्यूरेशन फेज में। इसके अलावा प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म मॉडिफाइड होता है। तो मैं बोलूंगा प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन। ये प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन कहां पर होता है? कहां पर होगा? मैच्यूरेशन फेज। ये प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बच्चों प्रोटोप्लाज्म को मॉडिफाइड कर दिया जाएगा। जैसे हमें आगे पहले हमने सेल बनाई, सेल बना के क्या किया? फिर उसका इनलोंगेशन। अब इनलोंगेशन करने के बाद में रूट सेल के अंदर रिक्वायरमेंट है कि जाइलम की ट्रेकरी सेल बनानी। अगर जाइलम की ट्रेकरी सेल बनानी है तो उसके अकॉर्डिंग ही उस सेल का प्रोटोप्लाज्म है क्या उसको मॉडिफाइड किया जाएगा? अरे बोलो। अगर प्रोटोप्लाज्म को उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाइड किया जाएगा तो क्या करेंगे? न्यू सेल वॉल डिपॉजिट करेंगे। तो क्या डिपॉजिट करेंगे? सुबेरिन। और सुबेरिन डिपॉजिट करेंगे तो सेल वॉल है, सेल वॉल क्या हो जाएगी? इम्परमिएबल। तो फिर पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा बच्चे? डेड। ये तो ट्रेकरी सेल बनाने के लिए। अगर कोई अदर सेल बनानी है तो उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाएगा? मॉडिफाइड। जैसे मैंने बोला सूट पार्ट की बात करते तो सूट और सूट टिप के ऊपर सेल फॉर्म हो रही है। और सेल फॉर्म होने के बाद में हमें उस सेल को ट्रांसफर करना है बच्चे लीफ में। किसमें ट्रांसफर करना है? लीफ में। आप जानते हो लीफ के अंदर अगर ट्रांसफर करना है तो सेल के अंदर अबेंडेंट फॉर्म में क्या क्लोरोप्लास्ट फॉर्म करने पड़ेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग उसके प्रोटोप्लाज्म को क्या कर दिया जाएगा? मॉडिफाइड। तो ये मॉडिफिकेशन का जो काम किया जाता है प्रोटोप्लाज्म का वो कहां पे किया जाता है? मैच्यूरेशन फेज। अरे ठीक है। तो टोटल कितने फेज होते हैं? 3। फर्स्ट फेज कौन सा? मेरिस्टेमेटिक। सेकंड इनलोंगेशन। और थर्ड मेरिस्टेमेटिक। बच्चों सॉरी मैच्यूरेशन फेज। जब हम मेरिस्टेमेटिक फेज में देखेंगे तो सेल कौन सी होती है? मेरिस्टेमेटिक। मैच्योर होती है इमेच्योर? इमेच्योर। इनलोंगेशन फेज के अंदर मेरिस्टेमेटिक फेज का क्या इनलोंगेशन करते और फाइनली उनको क्या बना देते? कंप्लीटली डिफरेंशिएट। तब क्या हो जाएगा? मैच्यूरेशन। तो क्या मैच्योर सेल बन जाएंगी? अरे बोलो। अब आपसे पूछा जाए कि रैपिड इनलोंगेशन कौन से फेज के अंदर देखने को मिलेगा? सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन से फेज में देखने को मिलेगी? इनलोंगेशन फेज में। अगर इनलोंगेशन फेज में मिल रही है तो इसको एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया जाए। और एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए पैरेलल लाइन टेक्निक का यूज किया जाता है। कौन सी टेक्निक का? पैरेलल लाइन टेक्निक का। तो ये पैरेलल लाइन टेक्निक क्या है? इनलोंगेशन फेज है, उस इनलोंगेशन फेज को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज मिली जाती है? पैरेलल लाइन टेक्निक। ये मैंने बच्चे स्टार्टिंग के अंदर सीडलिंग लिया है।
यानी इनिशियल स्टेज के अंदर क्या लिया है, सीडलिंग। सीडलिंग तो जानते हो ना, अरे बोलो, ये सीडलिंग लिया है। अब इस इनिशियल स्टेज में जो सीडलिंग लिया है, इस सीडलिंग पे हमने मार्किंग कर दी। क्या कर दी है, मार्किंग। मार्किंग की तो क्या किया, यहाँ पे बच्चे ए पॉइंट लिख दिया, यहाँ पे हमने बी मार्क कर दिया, यहाँ पे हमने सी मार्क कर दिया, यहाँ पे हमने डी मार्क कर दिया, यहाँ पे हमने ई मार्क कर दिया और यहाँ पे हमने एफ मार्क कर दिया। ठीक है, अब इसको बच्चे ग्रोथ होने के लिए छोड़ दिया। जब इसके अंदर ग्रोथ हुई तो ग्रोथ होने के बाद में इसको देखा, तो ग्रोथ होगी तो क्या इसकी बच्चे लेंथ इंक्रीज होगी, अरे बोलो, ये लेंथ इंक्रीज हुई। लेंथ इंक्रीज हुई तो यहाँ पे बच्चों था ए पॉइंट, यहाँ पे था बी पॉइंट, यहाँ पे था सी पॉइंट, यहाँ पे था डी पॉइंट, यहाँ पे था ई पॉइंट और यहाँ पे था एफ पॉइंट। अब इनके ऊपर पैरेलल लाइन डाल दो, पता चल जाएगा कहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है। क्या डालें, पैरेलल लाइन, अरे बोलो। चलिए, क्या ये बच्चों ए पॉइंट था, अरे बोलो, ये क्या था, बी, ये क्या था, सी, ये क्या था, डी, ये क्या था, ई और ये क्या था, एफ। बताओ सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन से रीजन में लग रही है, क्या बच्चे बी टू ई, अरे कहां से कहां लग रही है सबसे ज्यादा ग्रोथ। देखो यहाँ पे हमने देखा कि इक्वली हमने डिवाइड किया है, इक्वली सभी जितने भी पॉइंट है उनके बिटवीन डिस्टेंस रखी हो, क्या रखी है, इक्वली। लेकिन यहाँ पे क्या डिस्टेंस चेंज हो रही है, अरे क्या लेंथ में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो इनिशियली टिप के ऊपर जो फेज होता है वो कौन सा होता है, टिप के ऊपर फेज होता है वो कौन सा होता है, इधर देखो कौन सा फेज है, मेरिस्टेमेटिक फेज। तो ये कौन सा फेज है, मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक फेज हो, मेरिस्टेमेटिक फेज तो हम आइडिया लगा सकते हैं कहां पे रहेगा, टिप पे। लेकिन इनलोंगेशन फेज कहां रहेगा बच्चे, मैच्योरेशन फेज एंड मेरिस्टेमेटिक फेज के बिटवीन होता है। और सबसे ज्यादा एनलार्जमेंट क्या यही हो रहा है। तो हम ये चेक करना चाहें कि इनलोंगेशन फेज कहां पे है, तो कौन सी टेक्निक किससे यूज कर सकते हैं, पैरेलल लाइन टेक्निक। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरेलल लाइन टेक्निक का क्या यूज होता है, बता दोगे। क्या चेक करने के लिए पैरेलल लाइन टेक्निक यूज करते हैं, क्या इनलोंगेशन फेज। इनलोंगेशन फेज को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज में लेते हैं, पैरेलल लाइन टेक्निक। समझ में आया, अरे बोलो। नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे ग्रोथ रेट। क्या आता है, ग्रोथ रेट। बर्ड फॉर्म होता है, ऐसे तो हर पार्ट के अंदर सेल नंबर इंक्रीज होंगे जब ग्रोथ होंगे तो। लेकिन जहां पे रेपिडली सेल के नंबर इंक्रीज होंगे वहीं से हम आइडिया लगा सकते हैं कि एक्चुअल में ग्रोथ हो रही नहीं हो रही। अगर स्लोली सेल के नंबर इंक्रीज होंगे तो वहां पे आइडिया नहीं लगा सकते कि ग्रोथ हो रही नहीं हो रही। और रेपिडली सेल के नंबर कहाँ पे इंक्रीज होते हैं, मेज रूट के अंदर। हमने बोला है कि 1 आवर के अंदर 17,500 सेल फॉर्म हो जाती हैं। तो रेपिडली नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो वहीं से चेक करेंगे ना। इकोलॉजी हो गया ना आपका, ठीक। ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट क्या होती है, प्लांट बॉडी के अंदर पर यूनिट टाइम होने वाली ग्रोथ है, उसी को क्या बोला जाएगा, ग्रोथ रेट। फिर से रिपीट करता हूं, प्लांट बॉडी के अंदर होने वाली पर यूनिट टाइम में ग्रोथ है, उसी को क्या बोला जाता है, ग्रोथ रेट। अब बच्चों ग्रोथ रेट और ग्रोथ रेट टू टाइप की होती है। एक तो होती है अर्थमेटिक ग्रोथ, यानी टू टाइप से हम ग्रोथ रेट को चेक कर सकते हैं। एक तो कौन सी, अर्थमेटिक ग्रोथ, और दूसरी कौन सी है, जियोमेट्रिक ग्रोथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरिथमेटिक ग्रोथ की। किसकी बात करेंगे बच्चे, अरिथमेटिक ग्रोथ की। अरिथमेटिक ग्रोथ, उस अरिथमेटिक ग्रोथ क्या होती है,
ये ग्रोथ देखने को मिलती है बच्चे प्लांट के अंदर, एनिमल्स के अंदर अरिथमेटिक ग्रोथ नहीं होती। और ये ग्रोथ होती है रूट टिप एंड शूट टिप पे। अरे कहाँ होगी? रूट एंड शूट टिप पे। रूट एंड शूट टिप के ऊपर जो ग्रोथ देखने को मिलती है वो कौन सी होती है? अरिथमेटिक ग्रोथ। पेन रखेंगे और अच्छे से समझेंगे। ये हमने बच्चे एक सेल ली, क्या लिए? एक सेल। और इस सेल के अंदर डिवीजन की कैपेसिटी प्रेजेंट है। जो मैं लाइनिंग दिखाऊंगा जिस सेल के अंदर, उसके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी प्रेजेंट होगी, और जिसके अंदर लाइनिंग नहीं दिखाऊंगा उसके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी प्रेजेंट नहीं होगी। ये सेल है। और आप जानते हो रूट टिप और शूट टिप के ऊपर जब डिवीजन होता है तो माइटोसिस या मियोसिस? माइटोसिस। माइटोसिस होगा और माइटोसिस से बताओ कितनी सेल बनेगी? क्या बच्चों? 2 सेल बनेगी। तो मैंने बोला पर मिनट डिवीजन हो रहा है, पर मिनट डिवीजन हो रहा है, तो 1 मिनट के अंदर बताओ कितनी सेल बनेगी? क्या बच्चों? 2 सेल बनेगी। अरे बोलो। अब 2 सेल बनी है, दोनों की दोनों सेल है। अगर बच्चे दोनों की दोनों सेल इमेच्योर रहेगी, मेरिस्टेमेटिक सेल रहेगी, तो क्या प्लांट बॉडी का प्रॉपर फॉर्मेशन हो पाएगा? नहीं। तो फिर क्या करती है प्लांट बॉडी? 2 सेल फॉर्म होती है, उनमें से एक सेल के अंदर तो डिवीजन की कैपेसिटी कंटिन्यूस रखती है, और जो सेकंड सेल बनी है उसके अंदर क्या करवा देती है? डिफरेंशिएशन। यानी इस सेल के अंदर क्या हो गया बच्चे? डिफरेंशिएशन। अगर इस सेल के अंदर डिफरेंशिएशन हो गया तो बताओ ये सेल क्या डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस्ट कर चुकी है? मतलब ये सेल अब डिवाइड नहीं होगी। तो नेक्स्ट ही मिनट के अंदर डिवीजन होगा, तो क्या इसके अंदर डिवीजन होगा? अरे बोलो। तो बच्चों 2 मिनट, 1 मिनट और ऐड कर देंगे तो क्या 2 मिनट हो जाएगी? 2 मिनट होगी तो यहाँ पे सेल है वो फिर से क्या 2 सेल फिर से फॉर्म हो रही है। फिर से वही करेंगे, एक सेल के अंदर तो डिवीजन की कैपेसिटी कंटिन्यूस रखेंगे, और दूसरी सेल है उस दूसरी सेल के अंदर क्या कर दिया जाएगा? डिफरेंशिएशन। अरे ठीक है। अब बच्चों फिर से 2 सेल हुई, फॉर्म हुई, उनमें से एक सेल के अंदर डिवीजन की कैपेसिटी है, तो नेक्स्ट ही मिनट के अंदर क्या फिर से डिवीजन होगा? अरे बोलो। और नेक्स्ट ही मिनट के अंदर फिर से डिवीजन होगा, तो सेल के नंबर कितने फॉर्म हो रहे हैं? क्या 2? इनमें से एक के अंदर डिवीजन की कैपेसिटी है, दूसरी के अंदर डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है। अब देखो, जब रूट टिप और शूट टिप में सेल्स के नंबर इंक्रीज होते हुए देख रहे हैं तो कैसे हो रही? जब बच्चों इनिशियली देख रहे हैं तो सेल के नंबर कितने? 1। जब 1 मिनट कंप्लीट हो गई तो कितनी सेल है? 2। 2 से कितनी सेल बनी है? 3 मिनट होने पे, 2 मिनट कंप्लीट होने पे टोटल सेल कितनी है? 2 मिनट कंप्लीट होने पे टोटल सेल कितनी है? कितनी है? 3। अरे कितनी है? 3। 3 कैसे? 2 तो ये, अरे 2 तो ये है, और एक क्या ये है? अरे बोलो। और उसके बाद में आगे देखेंगे तो बच्चों जब 3 मिनट कंप्लीट हो जाएगी तो टोटल सेल कितनी हो जाएगी? 4। यानी जब सेल्स के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहे? एक से कितनी सेल? 2। 2 से कितनी? 3। 3 से कितनी? 4। 4 से कितनी? 5। 5 से कितनी? 6। 6 से कितनी? 7। ऐसे अगर सेल्स फॉर्म हो रही है तो इस ग्रोथ को क्या बोला जाएगा बच्चे? अरिथमेटिक ग्रोथ। बोलो। क्या समझ में नहीं आया? ये एक सेल, इस सेल को डिवाइड करके कितनी सेल बनाई? 2। अब इन 2 सेल से कितनी बना रहे हैं? 3। इस सेल का तो डिफरेंशिएशन हुआ है नहीं हुआ है? पहले ही डिफरेंशिएट हो गई तो इसके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है। अब इस सेल के अंदर डिवीजन हुआ, और डिवीजन होने से कितनी सेल बनी है? 2 सेल। अब एक सेल के अंदर डिवीजन की कैपेसिटी है, दूसरी सेल के अंदर डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है। अब एक सेल से कितनी सेल बनाई? 2। अब 2 सेल से कितनी बनी है? 3 ही तो बनी है। 4 बनी है? 3 बनी है? 3 ही। यानी ये 2 सेल थी, इसके अंदर डिवीजन हो गया, डिवीजन होने से ये कितनी सेल में कन्वर्ट होगी? 2। और ये तो सेम टू सेम वही है, तो 2 + 1 कितनी हो गई? 3। अब बच्चों यहां पे देखेंगे तो टोटल सेल कितनी है? 3 है। 2 तो ये और एक ही है, कितनी होगी टोटल? 3। अब 3 सेल में से 2 सेल्स के पास डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है, तो क्या इस सेल के अंदर डिवीजन की कैपेसिटी होगी? तो इस सेल डिवाइड होके कितनी सेल में कन्वर्ट हो गई? 2। 2 तो ये और 2 पहले से कितनी हो गई? 4। अरे बोलो। तो क्या कॉन्स्टेंटली सेल के नंबर इंक्रीज हो रहे? तो क्या बोला जाएगा इस ग्रोथ को? अरिथमेटिक ग्रोथ। अगर इस अरिथमेटिक ग्रोथ है, इस अरिथमेटिक ग्रोथ का ग्राफ ले, क्या ले बचे? ग्राफ। इसको हटा दो ना। तो बच्चे ग्राफ कैसे आएगा? थोड़ा सा आइडिया लगाओ। देखिए ग्राफ, पहली बात तो ले किसके लिए रहे? एक तो टाइम, और दूसरा है बच्चे हाइट ऑफ द प्लांट। प्लांट की क्या ले रहे हैं? हाइट। मुझे बताओ 0 टाइम पे क्या ग्रोथ होगी? नहीं।
जीरो टाइम पे कोई ग्रोथ नहीं होगी, और जीरो सेल के ऊपर भी कोई ग्रोथ नहीं होगी। कुछ सेल्स के नंबर तो होने चाहिए। जीरो टाइम पे तो ग्रोथ करवा सकता हूं मैं अभी, लेकिन सेल्स के नंबर अगर जीरो होंगे तो ग्रोथ नहीं होगी। अगर ग्रोथ नहीं होगी तो क्या ग्रोथ को यहां से स्टार्ट किया जाए? मैं बोल रहा हूँ सेल ही नहीं है, क्या ग्रोथ करवाओगे आप? क्या सेल होनी चाहिए ग्रोथ के लिए? तो हमने बोला यहाँ पे सेल्स के कुछ नंबर थे, अब इसके अंदर ग्रोथ देख रहे, तो ग्रोथ। और ये तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। बताओ ग्राफ कैसा आएगा? क्या लीनियर आएगा? अरे ग्राफ कैसा आ रहा है? लीनियर। तो लीनियर और लीनियर कर्व देखने को मिलता है। लीनियर कर्व कब देखने को मिलेगा? जब कौन सी ग्रोथ हो रही है? अरिथमेटिक ग्रोथ। तो अरिथमेटिक ग्रोथ के अंदर कर्व कैसा आता है? लीनियर। अब इसको अगर मैथमेटिकली अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एल टी इक्वल्स टू एल जीरो प्लस आर टी। क्या कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एल टी इक्वल्स टू एल जीरो प्लस आर टी। अब देखो एल टी क्या है? लेंथ एट द टाइम ऑफ टी। टी टाइम के ऊपर लेंथ, जो टी टाइम के ऊपर लेंथ है इसको क्या बोला जाएगा? एल टी। एल जीरो क्या है? लेंथ एट द टाइम ऑफ जीरो। जीरो टाइम के ऊपर लेंथ, ये देखो यहाँ पे टाइम क्या है? जीरो, लेकिन क्या यहाँ पे लेंथ है कुछ ना कुछ? इसको क्या माना जाएगा बच्चे? एल जीरो। ठीक है। आर क्या है? ग्रोथ रेट। आर क्या रहेगी? ग्रोथ रेट। और टी क्या रहेगा? टाइम। जो गिवन टाइम है वो रहेगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाएगा। फॉर्मूले में ये बोला जाएगा कि अरिथमेटिक ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है, तो आपको याद रहना चाहिए क्या रहेगा? एल टी इक्वल्स टू एल जीरो प्लस आर टी। याद रहेगा? अरे बोलो। नेक्स्ट ग्रोथ। और नेक्स्ट टाइप की जो ग्रोथ है उसको बोला जाता है जियोमेट्रिक ग्रोथ। क्या बोला जाता है? जियोमेट्रिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ है वो अरिथमेटिक ग्रोथ देख रहे हैं हम, अरिथमेटिक ग्रोथ देख रहे हैं। तो बच्चे इस ग्रोथ के अंदर क्या सेल्स के नंबर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहे? अरे बोलो। जियोमेट्रिक ग्रोथ के अंदर सेल्स के नंबर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज नहीं होते, वहां पर सेल्स के नंबर इंक्रीज होते हैं। तो देखने को मिलता है कि डबल होते हैं सेल के नंबर। क्या होते हैं? डबल। बेटा दो। जियोमेट्रिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ कब बोलेंगे बच्चों? ये आपके सामने सेल है, और इस सेल के अंदर माइटोसिस हुआ। ग्रोथ माइटोसिस से होती है, मियोसिस से होती है? माइटोसिस से। सेल्स के नंबर कितने बने? 2। यानी 1 मिनट के अंदर सेल के नंबर कितने हो गए? 2। अब इन दोनों सेल के अंदर डिवीजन की कैपेसिटी है। क्या दोनों सेल के अंदर डिवीजन होगा? अरे बोलो। तो 2 सेल से कितनी सेल फॉर्म हो रही है? अरे बोलो। 4। यानी 2 सेल से कितनी सेल फॉर्म होगी? है 4। अब इन 4 सेल के अंदर डिवीजन होगा, और जब इन 4 सेल के अंदर डिवीजन होगा तो क्या 8 सेल बनेगी? अरे बोलो। कितनी सेल बनेगी? 8 सेल। तो क्या पर यूनिट टाइम देखेंगे तो सेल्स के नंबर क्या डबल होते जा रहे हैं? पर यूनिट टाइम में सेल्स के नंबर क्या हो रहे हैं? डबल। अगर पर यूनिट टाइम में सेल्स के नंबर डबल हो रहे हैं तो इस ग्रोथ को क्या बोला जाएगा? जियोमेट्रिक ग्रोथ। यानी 1 मिनट के अंदर ही सेल्स के नंबर कितने हो गए? 2। बच्चों सेकंड मिनट के अंदर सेल्स के नंबर कितने हो गए? 4। थर्ड मिनट ली जब सेल्स के नंबर कितने देखने को मिलेंगे? 8। अगर ऐसे डिवीजन टू डिवीजन सेल्स के नंबर डबल होते जाते हैं तो इस ग्रोथ को क्या बोला जाता है? जियोमेट्रिक ग्रोथ। हेलो। क्या बोला जाता है? जियोमेट्रिक ग्रोथ। याद रहेगा? अब देखो, जब जियोमेट्रिक ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेंगे तो बच्चों इसके अंदर टोटल 3 फेजेज आते हैं। टोटल कितने आते हैं? 3 फेजेज। जियोमेट्रिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं तो टोटल कितने फेज आते हैं? 3 फेज। 3 फेज के अंदर फर्स्ट फेज है, 3 फेजेज के अंदर जो फर्स्ट फेज है वो फर्स्ट फेज है लेग फेज। कौन सा फेज है? लेग फेज। लेग फेज के अंदर बच्चे स्लो ग्रोथ होती है। लेग फेज के अंदर क्या होती है? स्लो ग्रोथ। स्लो ग्रोथ होती है, और ये बच्चे इनिशियल फेज होता है। कौन सा फेज होता है? इनिशियल फेज। सेकंड फेज होता है जिसको बोला जाता है बच्चे लॉग फेज। क्या बोला जाता है? लॉग फेज। लॉग फेज को बोला जाता है एक्सपोटेंशियल फेज। क्या बोला जाएगा?
एक्सपोनेंशियल फेज। इस एक्सपोनेंशियल फेज के अंदर रेपिडली ग्रोथ होती है। कैसे ग्रोथ होती है? रेपिडली, रेपिडली ग्रोथ होगी। और अगर रेपिडली ग्रोथ होगी तो बताओ क्या बच्चों फास्ट ग्रोथ होगी? अरे बोलो। और बच्चों एक लास्ट के अंदर फेज आता है जिसको बोला जाता है स्टेशनरी फेज। क्या बोला जाता है? स्टेशनरी फेज। और स्टेशनरी फेज को स्टेडी फेज भी बोला जाता है। अब देखो स्टेशनरी फेज के अंदर ग्रोथ क्या हो जाती है? स्लो डाउन। अगर ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है तो क्या बोला जाएगा बच्चे? स्टेशनरी फेज। अब इसका भी हम क्या ले रहे हैं? ग्राफ। और ग्राफ लेके इसको समझने जा रहे हैं। ग्राफ ले रहे हैं तो ग्राफ के अंदर बच्चे वही आपको एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लेना है? टाइम। अरे एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लेना है? टाइम। तो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लिया है? टाइम। और वाई एक्सिस है, उस वाई एक्सिस के ऊपर या तो लेंगे बच्चे वेट, या फिर क्या लेंगे? लेंथ, या फिर क्या बोल सकते हैं? साइज ऑफ ऑर्गन। यानी प्लांटस प्लांट के ऑर्गन की वेट या फिर साइज ले रहे। कौन से एक्सिस के ऊपर? वाई एक्सिस के ऊपर। अरे यहां तक क्लियर है? अरे बोलो। आपके मॉड्यूल के अंदर भी बना हुआ है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना? अब देखेंगे तो बच्चे हम अगर देख रहे हैं तो सबसे पहले जो ग्रोथ होगी वो ग्रोथ स्लो रहेगी या फास्ट रहेगी? स्लो। और आप जानते हो कि अगर सेल्स के नंबर 0 होंगे, वेट अगर 0 होगा, साइज 0 होगी तो ग्रोथ नहीं होगी। तो साइज कुछ ना कुछ होनी चाहिए, वेट भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी क्या ग्रोथ स्टार्ट होगी? अरे बोलो। तो हम बच्चों यहां से ग्रोथ को स्टार्ट करें। यहां से ग्रोथ को स्टार्ट करें तो क्या कुछ वेट है? क्या कुछ साइज है भी? यानी ऑर्गन की कुछ साइज और वेट है। अब जब इसके अंदर ग्रोथ देख रहे हैं तो स्टार्टिंग में ग्रोथ क्या होती है? स्लो। लेकिन बच्चों एकदम से फिर ग्रोथ क्या होती है? इंक्रीज। और फिर क्या हो जाती है? कांस्टेंट। जब स्टार्टिंग वाली ग्रोथ हो रही है तो इस ग्रोथ को क्या बोला गया है बच्चे? लैग। अरे क्या बोला गया है? लैग फेज। और जो मिडल में ग्रोथ हो रही है, क्या ये रेपिडली ग्रोथ हो रही है? इसको क्या बोला गया है? लॉग फेज। और इसी को क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंशियल फेज। और लास्ट में जो ग्रोथ हो रही है इसको क्या बोला जाएगा बच्चे? स्टेशनरी फेज। अब इसको समझने के लिए हम अपना ही एग्जांपल ले सकते हैं। जब हमें बच्चे स्टार्टिंग में देख रहे थे तो स्टार्टिंग में जब अपना डेवलपमेंट हुआ था तो क्या सेल्स के नंबर लिमिटेड थे? अरे बोलो। डेवलपमेंट हुआ था मतलब एम्ब्रायो बना था, उस टाइम की बात कर रहा हूं। अगर एम्ब्रायो बना था उस टाइम कंडीशन कैसी थी? सेल्स के नंबर लिमिटेड थे या अनलिमिटेड? लिमिटेड। और लिमिटेड थे तो जब डिवीजन हो रहा था तो स्लो हो रहा था। डिवीजन तो उतनी रेट से चल रहा था, लेकिन सेल्स के नंबर और सेल्स के नंबर क्या बच्चों धीरे धीरे बढ़ रहे थे? धीरे धीरे बढ़ रहे थे। जैसे मैं बोलूं 10 से कितनी सेल हुई? 20। 20 से कितनी हुई? 40। तो ग्रोथ स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है? स्लो। लेकिन अगर बच्चों सेल्स के नंबर 1000 हो गए तो फिर क्या 2000 बनेगी सीधी, और 2000 से कितनी होगी? 4000। अब अगर सेल्स के नंबर ज्यादा हो गए तो क्या मिडल स्टेज में आ गए? तो अगर मिडल स्टेज में आ गए तो कौन से फेज में आ गए? लॉग फेज। और एक टाइम के बाद में लॉग फेज और लॉग फेज हम क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने के बाद में अपनी बच्चों ग्रोथ, उस ग्रोथ के अंदर क्या सेचुरेशन आ जाता है? अब अब अगर देखें अपनी बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है क्या? नहीं। अगर अब बच्चों बॉडी के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है तो क्या एक सेचुरेशन चल रहा है? वैसे तो बॉडी के अंदर डिवीजन चलता रहता है, वैसे तो बॉडी के अंदर डिवीजन चलता रहता है, लेकिन बच्चों बॉडी के अंदर हाइट के अंदर, वेट के अंदर चेंजेस नहीं हो रहा है सेल्स की वजह से। क्यों नहीं हो रहा? उसके पीछे रीजन क्या है? ये स्टेशनरी फेज के अंदर क्यों चली गई ग्रोथ, ये समझना है हमें। अगर प्लांट उस प्लांट की हम हाइट देखें तो स्टार्टिंग में बच्चों देखेंगे तो धीरे धीरे इंक्रीज होगी, लेकिन एक ऐसा स्टेज आती है जिसके अंदर रेपिडली इंक्रीज होती है। रेपिडली इंक्रीज होने का मतलब क्या है? वो कौन से फेज में आ गया है? लॉग फेज में। लेकिन एक टाइम के बाद में उसकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है कि हाँ अब इतनी ग्रोथ तो उसके अंदर पूरी लाइफ टाइम ही चलेगी, लेकिन बच्चों उसका वेट है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है उसके अंदर? अगर उसके अंदर कंटिन्यूअस अनलिमिटेड ग्रोथ होती तो हाइट इतनी हो जाती कि अपन मेजर ही नहीं कर पाते, लेकिन एक लिमिटेड तक ही हाइट जाती, फिर क्या बच्चों वहीं पे रुक जाती है? इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि न्यूट्रिशन क्या होने लगते हैं? लिमिटेड। न्यूट्रिशन क्या होने लगते हैं? लिमिटेड। जब अगर बच्चों 10 सेल थी तो उनके लिए न्यूट्रिशन ज्यादा था या कम था? ज्यादा। लेकिन मैं बोल रहा हूं मिलियंस ऑफ सेल फॉर्म कर दी तो न्यूट्रिशन तो उतना ही है। पहले जो 10 सेल के लिए न्यूट्रिशन था उतना ही न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन तो उतना ही है।
लेकिन सेल कितनी है? मिलियंस। अब मिलियंस ऑफ सेल है, तो अब मिलियंस ऑफ सेल से अगर इंक्रीज करेंगे, मिलियंस ऑफ सेल बनाएंगे, तो क्या बच्चों उनके लिए न्यूट्रिशन अवेलेबल रहेगा? नहीं। तो क्या होता है, जब लॉग फेज से स्टेशनरी फेज में जाते, तो स्टेशनरी फेज के अंदर न्यूट्रिशन क्या होने लगता है? लिमिटेड। जब लिमिटेड न्यूट्रिशन होने लगता है, तो बॉडी के अंदर जितनी सेल डेड होती है उतनी सेल न्यू फॉर्म होगी। जितनी सेल डेड होती है उतनी सेल क्या होगी? न्यू फॉर्म होगी। अगर जितनी सेल डेड हो रही है उतनी न्यू सेल फॉर्म हो रही है, तो बताओ क्या बच्चों ग्रोथ, उस ग्रोथ के अंदर कांस्टेंट देखने को मिलेगा? क्या देखने को मिलेगा? सेचुरेशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टेशनरी फेज में जाके ग्रोथ कांस्टेंट क्यों हो जाती है? आप क्या बताओगे? आपको यह बताना है कि न्यूट्रिशन लिमिटेड हो गया। अगर लिमिटेड न्यूट्रिशन है तो फिर क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। अब यहां पर हम देखेंगे तो ये ग्राफ कैसा मिल रहा है? क्या बच्चे एस शेप ग्राफ मिल रहा है? अरे कैसा कर्व मिल रहा है? एस शेप। क्या इसी को हम सिग्मोइड कर्व बोलते हैं? तो जियोमेट्रिक ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ का कर्व कैसा मिलता है? सिग्मोइड। और सिग्मोइड मिलने का रीजन क्या है? सिग्मोइड मिलने का रीजन ये है कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन क्या हो जाता है लास्ट में जाके? लिमिटेड। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ग्रोथ ऐसे हो रही है, सेल्स के नंबर बच्चों डबल होते जा रहे हैं, तो ग्राफ है ग्राफ तो जे शेप आना चाहिए। अरे कैसा आना चाहिए? जे शेप। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है तो सेल्स के नंबर डिवीजन टू डिवीजन डबल होते जाते, डबल होते जाते हैं, तो ग्राफ हो जे शेप आना चाहिए। लेकिन ग्राफ के साथ है सिग्मोइड। सिग्मोइड आने का रीजन क्या है? आपको क्या देना आंसर? लिमिटेड न्यूट्रिशन। अरे क्या देना है? लिमिटेड न्यूट्रिशन। अरे समझ में तो आ रहा है क्या बच्चों? इसको है, ये जो जियोमेट्रिक ग्रोथ है, जियोमेट्रिक ग्रोथ को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कैसे? W1 इक्वल्स टू W0 ERT। क्या दिया गया है? W1 इक्वल्स टू W0 ERT। ये क्या है? W1 क्या है? फाइनल वेट। फाइनल वेट, साइज, हाइट, लेंथ। ये अगर फाइनली लेंगे तो क्या बोला जाएगा? W1। W0 क्या है? इनिशियल वेट ले रहे हैं, इनिशियल साइज ले रहे हैं, इनिशियल हाइट ले रहे हैं, इनिशियल लेंथ ले रहे हैं, तो क्या बोला जाएगा? W0। E क्या है बच्चे? नेचुरल जो लॉग है उसको क्या बोला जाता है? E। R क्या है? ग्रोथ रेट। और T क्या है? टाइम। ठीक है। अब देखो कई बार, इधर ध्यान देना, कई कई बार क्या होता है, जियोमेट्रिक ग्रोथ है उसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला नहीं देते। ये W किसके रेस्पेक्ट में लिखा गया है? वेट के। अरे किसके? वेट के। तो कई बार बच्चों L लिखा हुआ आ जाता है। L कब लिखा जा रहा है? लेंथ के रेस्पेक्ट में। अरे किसके रेस्पेक्ट में? लेंथ के रेस्पेक्ट में। तो लिखा हुआ जाएगा L1 इक्वल्स टू L0 ERT। तो ये भी किसका फॉर्मूला रहेगा? क्या? जियोमेट्रिक ग्रोथ का। कई बार एच लिखा हुआ जाएगा। एच का मतलब किसके रेस्पेक्ट में लिख रहा है? हाइट। अरे एच का मतलब क्या है? हाइट। हाइट के रेस्पेक्ट में लिखा गया तो क्या लिखेगा? H1 इक्वल्स टू H0 ERT। हेलो, अरे ये समझ में तो आ रहा है क्या? बोलो। जब और पढ़ेंगे तो यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा बच्चे, आर। आर इक्वल्स टू लिखा हुआ मिलेगा इफेक्टिव रेट, या फिर बोला जाएगा इफेक्टिव इंडेक्स। ये इफेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इफेक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा उसको समझिए। इफेक्टिव इंडेक्स का मतलब है न्यू प्रोटोप्लाज्म फॉर्म करने की कैपेसिटी। यहां पे आर इक्वल्स टू लिखा हुआ मिलेगा इफेक्टिव इंडेक्स। और इसका मतलब क्या होता है? न्यू प्रोटोप्लाज्म फॉर्म करने की कैपेसिटी। बच्चे ग्रोथ रेट किसके ऊपर डिपेंड करती है? क्या न्यू प्रोटोप्लाज्म फॉर्म करने की कैपेसिटी के ऊपर? अगर न्यू प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है? क्या न्यू सेल फॉर्म करने की कैपेसिटी। तो जितनी ज्यादा न्यू सेल फॉर्म करने की कैपेसिटी होगी, क्या उतना ही इफेक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा होगा? अरे बोलो। तो इफेक्टिव इंडेक्स ज्यादा कब होगा? जब सेल्स है, उन सेल्स के अंदर डिवीजन की कैपेसिटी ज्यादा होगी, यानी उनके प्रोटोप्लाज्म को इंक्रीज करने की कैपेसिटी क्या रहेगी? ज्यादा। अगर बच्चों डबल करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इफेक्टिव इंडेक्स भी क्या रहेगा? ज्यादा। एक पॉइंट आपसे पूछ रहा हूं, वो थोड़ा सा इकोलॉजी से भी रिलेटेड है, थोड़ा सोच समझ के आंसर देना। अगर प्लांट, उस प्लांट के लिए, प्लांट के लिए बात कर रहा हूं मैं, प्लांट के लिए अगर सीजनल एक्टिविटीज के अंदर, सीजनल एक्टिविटीज के अंदर प्लांट ग्रोथ का अगर ग्राफ लिया जाए तो कैसा होगा? एरिथमेटिक होगा या फिर जियोमेट्रिक होगा?
हेलो, जियोमेट्रिक ही होगा। अरे कैसा होगा? जियोमेट्रिक। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं ग्राफ कैसा होगा? सीजनल एक्टिविटीज, प्लांट सीजनल एक्टिविटी, प्लांट का सीजनल एक्टिविटीज के अंदर ग्राफ कैसा मिलेगा? सिग्मोइड मिलेगा या जे शेप मिलेगा? है जे शेप, सिग्मोइड या जे शेप? सिग्मोइड ही मिलेगा। प्लांट सीजनल एक्टिविटी हो चाहे और हो, सभी के अंदर ग्रोथ वैसी ही करेगा जैसी कर रहा है। और जब लिमिटेड न्यूट्रिशन रहेगा तो क्या आ जाएगा बच्चे? सेचुरेशन। अरे ठीक है, लेकिन जब आप इकोलॉजी के अंदर सीजनल एक्टिविटीज के अंदर ग्राफ लेते हो तो क्या जे शेप आता है? उस सीजनल एक्टिविटीज का ग्राफ जे शेप आता है, उसका रीजन क्या है? वहां पे प्लांट नहीं लेते हो ओनली, सभी ऑर्गेनिज्म को लेते हो। जब सीजनल एक्टिविटीज आएगी उस टाइम बच्चे क्या बहुत सारे इंसेक्ट्स फॉर्म होंगे, एकदम से ऑर्गेनिज्म के नंबर क्या होते हैं? इंक्रीज। और जब इंक्रीज होते हैं तो ग्राफ के साथ आए जे शेप। हेलो, लेकिन प्लांट के लिए बोला जाए और सीजनल एक्टिविटीज के लिए बोला जाए तो जे शेप मत कर देना, क्या रहेगा? सिग्मोइड। अरे कैसा रहेगा? सिग्मोइड। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं अगर आपकी मर्जी हो तो। ऊपर देखो सारे क्वेश्चन ये है कि एक में प्लांट, उस प्लांट को कल्चर मीडिया देखकर ग्रोथ करवा रहा हूं। क्या? कल्चर मीडिया देख के ग्रोथ कराओ, या फिर बोलूं प्लांट सेल को कल्चर मीडिया के अंदर ग्रोथ करवा रहा हूं। बताइए ग्राफ कैसा आएगा? सिग्मोइड या जे शेप? ऑनलाइन वाले भी बताएंगे। कल्चर मीडिया के अंदर प्लांट सेल को ग्रोथ करवा रहे हैं, सिग्मोइड आएगा या जे शेप आएगा? हैं? सभी के -1, सिग्मोइड ही आएगा। अभी तो न्यूट्रिशन है वो लिमिटेड ही है, जो हमने न्यूट्रिशन दिया है कल्चर मीडिया में वही रहेगा। अगर कल्चर मीडिया में जितना न्यूट्रिशन है तो लिमिटेड है या अनलिमिटेड? लिमिटेड। तो एक टाइम के बाद में सेल्स के लिए न्यूट्रिशन लिमिटेड होगा ही नहीं होगा? और अगर लिमिटेड होगा तो जितनी न्यू सेल बनेगी उतनी ही बच्चे क्या डेड हो जाएगी? अरे बोलो, तो कहां पे चली जाएगी ग्रोथ? फिर क्या स्टेशनरी फेज में चली जाएगी? अगला क्वेश्चन, प्लांट सेल को कल्चर मीडिया में ग्रोथ करें। ऊपर देखो सारे, प्लांट सेल को कल्चर मीडिया में ग्रोथ करें और कल्चर मीडिया में कंटिन्यूअस न्यूट्रिशन ऐड करें। ध्यान से सुने क्वेश्चन, प्लांट सेल्स को कल्चर मीडिया में ग्रोथ करें और कल्चर मीडिया में कंटिन्यूअस न्यूट्रिशन ऐड करें। बताइए ग्राफ कैसा देखने को मिलेगा ग्रोथ का? जे शेप या सिग्मोइड? ऑनलाइन वाले जे शेप। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन अब लिमिटेड नहीं है। क्या कंटिन्यूअस न्यूट्रिशन ऐड कर रहे हैं? अगर कंटिन्यूअस न्यूट्रिशन ऐड करें तो बच्चे रैपिड ग्रोथ देखने को मिलेगी और ग्रोथ कंटिन्यूअस चलती रहेगी। न्यूट्रिशन लिमिटेड नहीं होगा तो फिर ग्रोथ और स्टेशनरी फेज में नहीं जाएगी। अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? चलो आज इतना ही पढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सरसाइज डिस्कशन की। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज डिस्कशन, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर एक पॉइंट समझाना था आपको, वो समझा देता हूं पहले। तो पॉइंट क्या है? बच्चों दो साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट का नाम है एमर्जन और एक का नाम है अर्नोल्ड। अगर दोनों साइंटिस्ट को हम देखेंगे तो इनका एक कंट्रीब्यूशन था फोटो सिस्टम को आइडेंटिफाइड करने में, और उन्होंने फोटो सिस्टम को आइडेंटिफाइड करने के लिए यूज में लिया यहाँ पर क्लोरेला को। किसको यूज में लिया है? क्लोरेला को। क्लोरेला को यूज में लिया था और फिर फोटो सिस्टम के बारे में आइडिया दिया था। इन्होंने क्या किया? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, उस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली। क्या डाली? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? सिंगल वेवलेंथ लाइट। सबसे पहले बच्चे 450 नैनोमीटर की डाली, फिर 550 नैनोमीटर की डाली, फिर बच्चे 680 नैनोमीटर की डाली और फिर 700 नैनोमीटर की डाली। जब इन्होंने बच्चे 450 नैनोमीटर की लाइट डाली तो फोटोसिंथेसिस है, उस फोटोसिंथेसिस की रेट है वो काफी अच्छी वाली थी। जब 550 की डाली तो यहां पर भी फोटोसिंथेसिस चल रहा था
बच्चे 680 नैनोमीटर की डाली तब भी फोटोसिंथेसिस अच्छे से चल रहा था, लेकिन जब 700 नैनोमीटर की लाइट डाली तो फोटोसिंथेसिस की रेट एकदम से क्या होगी, डिक्रीज, यानी फोटोसिंथेटिक यील्ड क्या हो गया था, इंक्रीज। तो उन्होंने बोला कि जब मैं रेड कलर की लाइट डालता हूं, रेड कलर की लाइट डालते ही फोटोसिंथेसिस की रेट के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, डिक्रीजमेंट। तो रेड कलर की लाइट डालने पे फोटोसिंथेसिस की रेट के अंदर अगर बच्चों डिक्रीज हो रहा है तो इसको नाम दिया गया है रेड ड्रॉप। क्या बोला गया है, रेड ड्रॉप। फिर उन्होंने क्या किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर, 680 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर दोनों मिक्स लाइट दी। 680 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर दोनों की मिक्स लाइट दी। जब बच्चों मिक्स लाइट दी तो मिक्स लाइट देने पे फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस की रेट एकदम से क्या हो गई, इंक्रीज। जब इंक्रीज हो गई तो यहां से उन्होंने आइडिया लगाया, और आइडिया में क्या आइडिया लगाया, जब बच्चों मिक्स लाइट देने पे, पहला पॉइंट तो ये समझो, जब मिक्स लाइट दी तो मिक्स लाइट देने पे क्या फोटोसिंथेसिस की रेट एकदम से इंक्रीज हो गई। यहाँ पे तो मोनोक्रोमेटिक लाई ली है सिंगल वेवलेंथ की, यानी एक टाइम में क्या डाली 450, फिर उसके बाद में क्या डाली 550, फिर उसके बाद में क्या डाली 680, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेवलेंथ की लाइट डाली। लेकिन यहाँ पे मिक्स डाल रहा है, 680 नैनोमीटर की भी डाल रहा है, 700 नैनोमीटर की भी डाल रहा है एक साथ में, तो मिक्स लाइट बोलेंगे। फोटोसिंथेसिस की रेट जब मिक्स लाइट डालने पे इंक्रीज हुई तो इसको बोला गया है बच्चे एमर्जन इफेक्ट। अरे क्या बोला गया है, एमर्जन इफेक्ट। एमर्जन इफेक्ट, और इसी को बोला गया है एनहांसमेंट इफेक्ट। एनहांसमेंट इफेक्ट का मतलब क्या है, फोटोसिंथेटिक यील्ड एकदम से क्या हो रहा है, इंक्रीज। फिर बच्चों ये दोनों एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने आइडिया लगाया, उन्होंने बोला कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट देते और 680 नैनोमीटर से अबव वेवलेंथ की देते तो फोटोसिंथेटिक यील्ड क्या हो जाता है, डिक्रीज। कहने का मतलब हो ना हो दो फोटो सिस्टम काम करते, एक फोटो सिस्टम तो ऐसा होगा जो 680 एंड उससे बिलो वेवलेंथ पे काम करता है, और दूसरा फोटो सिस्टम ऐसा होगा जो 680 से अबव वेवलेंथ के ऊपर वर्क करेगा। जब 680 से अबव वेवलेंथ की लाइट देते तो एक ही फोटो सिस्टम काम करेगा, और एक ही फोटो सिस्टम काम करेगा तो फोटोसिंथेटिक यील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज। लेकिन जब मिक्स लाइट दे रहे हैं तो दोनों फोटो सिस्टम काम करे, अगर दोनों फोटो सिस्टम काम करें तो फोटोसिंथेटिक यील्ड क्या रहेगा, हाई। आज हम जानते टू टाइप के फोटो सिस्टम होते हैं, एक फोटो सिस्टम फर्स्ट और दूसरा फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम सेकंड है वो 680 एंड बिलो वेवलेंथ पे वर्क करता है, और फोटो सिस्टम फर्स्ट है क्या 700 एंड बिलो वेवलेंथ पे वर्क करता है। जो उन्होंने आइडिया दिया था वो सही दिया था, गलत, सही। तो बच्चे फोटो सिस्टम के बारे में आइडिया देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, एमर्जन एंड अर्नॉल्ड, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, क्लोरेला के ऊपर। ठीक है जी, ये पॉइंट रह गया था, आपको बता दिया गया है। पेज नंबर 1022, पेज नंबर 107 पे डाउट हो तो जल्दी से बताएं, ऑनलाइन वाले भी। लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स पढ़िए आप। बोलो डाउट है तो। फोटोसिंथेसिस एक्सरसाइज फर्स्ट, 1 1 2 2। हाँ तो बोलो ना। क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है 54। हिल रिएक्शन, हिल रिएक्शन नॉन साइक्लिक को बोला जाता है, क्योंकि रॉबर्ट हिल ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको हिल रिएक्शन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की डिमांड आई। 15 क्या है, व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर लिपिड सोल्यूबल पिगमेंट मिलते हैं, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट नहीं मिलते। एंथोसाइनिन वैक्यूल में मिलता है, बताया गया पहले ही। क्वेश्चन नंबर 38, 38 बोलिए, 38, 38। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्साइटेड मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। किससे होंगे एक्साइटेड, क्लोरोफिल से। इतने लॉलीपॉप तो ना पूछो। 23, द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड बी। इन क्लोरोफिल ए देयर इज, क्या रहेगा, क्लोरोफिल ए के अंदर मैं बता देता हूं डिफरेंस क्या रहता है। क्लोरोफिल ए के अंदर सेकंड पायरोल रिंग के थर्ड कार्बन पे क्या होगा, मिथाइल। लेकिन क्लोरोफिल बी के अंदर सेकंड पायरोल रिंग के थर्ड कार्बन पे क्या रहेगा बच्चे, एल्डिहाइड। ये डिफरेंस होता है।
और कोई डाउट? चलिए, 32 में क्या है भाई? फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं लाइट डाल के। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक फाइटोल टेल किसके अंदर एब्सेंट रहती है? क्लोरोफिल सी। बेटा पढ़ो मॉड्यूल खोल के। हाँ जी, एक्सरसाइज सेकंड। इसे मत करो, जल्दी बोलो ना, आप तो सामने बैठे हो। पूछा ही, कभी पढ़ाई नहीं होगा ना, है ना? चलो निकालो पेज नंबर 100, और 100 पे नीचे नीचे पढ़ो, नीचे वाला पैराग्राफ। एक्सरसाइज सेकंड में कौन सा क्वेश्चन? 8 नंबर, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इन अकर्स। देखो, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है वो कुछ बैक्टीरिया को छोड़ के होगा। और जब हम बैक्टीरिया की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया के एग्जांपल्स आपको डाइवर्सिटी में बताए जाएंगे कि किसके अंदर ऑक्सीजनिक होता है, किसके अंदर नॉन ऑक्सीजनिक होता है। नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बताया था 3 ग्रुप के अंदर होता है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इनके अंदर भी एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे क्रोमेटियम है, क्रोमेटियम रहेगा, इसके अलावा क्लोरोबियम रहेगा। और अगर बात करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा बच्चे रोडो स्पाइरुलम एंड रोडोस्यूडोमोनास। ये सब क्या है? एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया। अब इनके अलावा जो भी मिले वो क्या होंगे? ऑक्सीजनिक। तो देखो इसके अंदर रोडोस्पाइरुलम दे रखा है, तो क्या कर रहा है? एन ऑक्सीजनिक। क्लोरोबियम दे रखा है, एन ऑक्सीजनिक। क्रोमेटियम दे रखा है, क्या है? एन ऑक्सीजनिक। तो ओसिलेटोरिया है वो क्या है? साइनोबैक्टीरिया। और ये क्या करता है? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। और बोलो, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है? पीजीए इज द फर्स्ट CO2 प्रोडक्ट वाज डिस्कवर्ड इन फोटोसिंथेसिस ऑफ क्लोरेला। क्लोरेला को लेके तो आइडेंटिफाइड किया था, और क्लोरेला क्या है? एल्गा है। ट्वेंटी थ्री 23 में क्या है? अच्छा, थ्योरी ज्यादा आ गई। ए प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड्स फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन को क्या कर रहा है? अवॉइड कर रहा है। पहली लाइन के अंदर ही आंसर मिल गया। हैज इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी। वाटर यूज की एफिशिएंसी भी क्या है इसके अंदर? ज्यादा। और कंफर्म हो गया। सो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हाई टेम्परेचर, और कंफर्म हो गया। एंड हैज इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन। नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन की एफिशिएंसी भी इसमें क्या है? ज्यादा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल ग्रुप्स वुड यू असाइन दिस प्लांट? C4। क्या बोल रहे हो? गेम प्लांट क्यों नहीं होगा? आप लोगों को मैंने बताया है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर वर्क करने की कैपेसिटी किस में होती है? C4 प्लांट में। सी फोर प्लांट के अंदर हाई टेम्परेचर की ऊपर वर्क करने की कैपेसिटी रहेगी। साथ में ही ये बच्चे जब वर्क करेगा तो फोटो रेस्पिरेशन, और फोटो रेस्पिरेशन भी इनके अंदर क्या होता है? एब्सेंट। फोटो रेस्पिरेशन होने के कोई चांसेस नहीं होंगे। लेकिन केम प्लांट्स के अंदर कभी कभार हो सकता है। केम प्लांट के अंदर कभी कभार हो सकता है फोटो रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि वहां पर जो प्रोसेस चल रही है वो सारी की सारी कहां चल रही है? मीजोफिल में। पूरी की पूरी प्रोसेस कहां चल रही है? मीजोफिल में। चलो और बोलो, आपका कोई डाउट है एक्सरसाइज सेकंड में? चलो, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एक्सरसाइज फर्स्ट। बोलो जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 1 to 46, respiration in plants. टेन नंबर, excess of ATP inhibit the enzyme phosphofructokinase. एंजाइम वाले चैप्टर में पढ़ाया था आपको, यहाँ पे नहीं पढ़ाया था। कहाँ पढ़ा था? एंजाइम वाले चैप्टर में। मैंने बोला था जब भी रेस्पिरेशन की रेट हाई रहेगी तो एटीपी एक्सेस में बनेंगे, और एक्सेस में बनेंगे तो फिर रेस्पिरेशन की स्पीड है उसको कंट्रोल किया जाता है, और वो कौन करता है? फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की एलोस्टिक साइट के ऊपर एटीपी बाइंड हो जाता है और रिएक्शन को क्या कर देता है? कंट्रोल। जब बच्चों एटीपी बाइंड हो जाता है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज की एलोस्टिक साइट के ऊपर, तो वो नेगेटिव मॉड्यूलेटर है या पॉजिटिव? नेगेटिव। 4 number of ATP produced from one pyruvic acid during conversion of, number of ATP पूछ रहा है कितने ATP होंगे? 1 पायरुविक एसिड से 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएंगे तो 1 लिंक रिएक्शन चलेगी, तो बच्चे 1 NADH2 बनेगा, और 1 NADH2 से कितने ATP? 3 ATP। एक्सरसाइज सेकंड 12 नंबर बता देता हूं। एक्सरसाइज सेकंड का 12 नंबर, एक्सरसाइज सेकंड में 12 नंबर में डाउट होगा, सभी कोई होगा वो तो, है ना? बोलो। पाथवे ए होगी ग्लाइकोलाइसिस, पाथवे बी होगी क्रेब्स साइकिल, पाथवे सी होगी ETS। हेलो, अब बच्चों पाथवे ए है, इस पाथवे ए ग्लाइकोलाइसिस है, तो ग्लाइकोलाइसिस को स्टार्ट करने के लिए हम क्या ATP ऐड करते हैं? तो 1 नंबर क्या होगा? ATP। जब ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट देखेंगे तो क्या होगा? पायरुविक एसिड। तो बच्चे 2 नंबर क्या होगा? पायरुविक एसिड। क्या 3 नंबर जो है वो क्या सी पाथवे के अंदर जा रहा है? तो ग्लाइकोलाइसिस से ETS में क्या जाता है? NADH2। और 4 नंबर डायरेक्टली रिलीज हो रहा है, और डायरेक्टली रिलीज होता है तो क्या है? क्या सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से जो ATP बनेंगे वो। जब बच्चे पाथवे बी की बात करें तो यहां से 6 नंबर रिलीज हो रहा है, 6 नंबर रिलीज हो रहा है क्या है? NADH2 या फिर FADH2। 7 नंबर क्या है? नंबर ऐड कर रहे हैं तो क्या ऐड करेंगे? वाटर। 8 नंबर डायरेक्टली रिलीज हो रहा है तो क्या ATP या GTP होगा? अब बच्चों सी पाथवे के अंदर देखेंगे तो 9 नंबर क्या रहेगा? या तो ADP रहेगा या फिर क्या रहेगा? ऑक्सीजन। 10 नंबर क्या होगा? या तो ADP होगा या फिर क्या होगा? ऑक्सीजन। हेलो, अब इससे रिलीज हो रहा है बच्चे 11 नंबर, तो ये क्या है? वाटर। और बच्चे 12 नंबर है, ये क्या बन रहे? ATP। तो 4, 8 और 12 क्या है? ATP। और बोलो। एंजाइम, एंजाइम के अंदर एक्सरसाइज फर्स्ट, जल्दी बोले। है कोई डाउट? एक्सरसाइज सेकंड 13 नंबर करवाया हुआ है क्लास में। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, एक्सरसाइज फर्स्ट। बोलो, कोई डाउट? कौन सा? 12, 1 to 12। Water for the soil enter into the root hair on accounts of, वाटर सोइल से एंटर हो रहा है रूट हेयर्स के अंदर, रूट हेयर्स के अंदर एंटर हो रहा है कहां से? सोइल से। ये क्या है? सोइल। और ये क्या है? रूट हेयर। ठीक है। अब यहां पर हमने क्या कर दिया है? पहले ही हाइपरटोनिक कंडीशन बना दी। क्या एब्जॉर्ब करके? मिनरल्स। मिनरल्स एब्जॉर्ब करके हाइपरटोनिक कंडीशन बनाई, तो यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? हाई। और यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? लो। यहाँ का DPD और DPD क्या है? हाई। और यहाँ का DPD क्या है? लो। ठीक है। अब ये मूव कर रहे हैं तो वाटर कैसे मूव कर रहा है? क्या लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर? क्या बच्चे? लो DPD टू हाई DPD। लेकिन जब यहाँ पर रूट के इनसाइड मिनरल्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं
तो डिमांड ऑफ वाटर क्या होती है, इंक्रीज। ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो एक्चुअल में क्या इंक्रीज होती है, डिमांड ऑफ वाटर। तो बच्चे यहाँ पे प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, डिमांड ऑफ वाटर को, और क्या टिक किया जाएगा, डीपीडी। ठीक है, आप ये बोल रहे होंगे ऑस्मोटिक प्रेशर भी होना चाहिए, और बोलो। एक्सरसाइज सेकंड, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 36। 36 ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ फ्री सॉल्यूशन। फ्री सॉल्यूशन और फ्री सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक पोटेंशियल एस। अरे बच्चे, फ्री सॉल्यूशन है और उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल पूछ रहा है तो नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव, सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है। कोई सा भी सॉल्यूशन हो, और अगर वो सॉल्यूशन कंडीशन में, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल या फिर बोलो सोल्यूट पोटेंशियल, तो क्या रहेगा बच्चे, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि उसके अंदर सोल्यूट है, और अगर सोल्यूट है तो वाटर की के साथ में जो बाइंडिंग एफिशिएंसी वो क्या है, कम है, तो किस में होगी, नेगेटिव में होगी। फोर्टी टू। वाटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मूवमेंट करवानी है 42 के अंदर, वाटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। तो हम बोलते हैं साई एस इजकल्स टू ओपी और साई पी इजकल्स टू टीपी। अब कैलकुलेट करो उसको, हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।